ठीक है, कोई नहीं, पेपर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। ओके, सो अभी हाँ, हाँ, बताइए। आना तो नहीं चाहिए वैसे आपने गलत काम किया है। अच्छा, आप लोगों की ये ट्रैवल वाली प्रॉब्लम को देख कर के मैंने टाइम को थोड़ा-सा चेंज कर दिया कि कुछ लोग यहाँ पे एक्सक्यूज़ देते दिखाई दे रहे थे कि हाँ, मतलब रियल था, एक्सक्यूज़ नहीं कह सकते उसको क्योंकि कंडीशंस थी कि हाँ, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और कुछ लोग दिन भर का जॉब करके आते हैं तो पूरे थके-हाके रहते हैं। तो मुझे लगा थोड़ा आप लोग रिलैक्साइज़ हो जाइए और रेस्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका ये जो ऑडिटी टेक्नोलॉजी का यूनिट है वो पूरा फिनिश हो जाए, राइट? और आज हम लोग कई सारे टॉपिक को पढ़ेंगे और कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसको लेकर के जो चीज़ मेन कॉन्सेप्ट है और जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा हम लोग एम्फसाइज़ करेंगे, ओके? क्योंकि टाइम की डिमांड यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक जितना कवर किया जाएगा पर डे के बेसिस पे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो टाइम को लॉस नहीं करते हैं, आप 5 मिनट हो चुका है, अब जितने लोग आने वाले हैं लगभग ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं, 11 लोग जुड़ चुके हैं, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और बीच-बीच में जो ये काफ़ी हद तक आप लोगों पे भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम जब फिनिश हो जाएगा सो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्स को लेकर के ही जुड़े हुए हैं। सो एग्ज़ाम्स के बाद मुझे नहीं लगता कि हाँ, इतना कोई स्टडी को लेकर के फ़ोकस्ड रहेगा और डेली बेसिस पे कनेक्टेड रहना चाहेगा, क्लास लेना चाहेगा। हाँ, जो लोग सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं या फर्दर किसी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एज़ राजस्थान का उन्होंने दिया हुआ है या फिर एमपी का दिया हुआ है, फॉर्म फिल किया हुआ है या फिर और भी कोई एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप में से कई लोगों ने मेरे ख्याल से यूपी पीजीटी बायोलॉजी का भी फॉर्म भरा हुआ है, राइट? अच्छा, क्या कोई आप में से कोई यहाँ पे ऐसा भी है जो कि यूपी का जो हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का फॉर्म आया हुआ है, उसे भी किसी ने फिल किया हुआ है? मीन्स किसी के पास नेट या पीएचडी है जो कि फॉर्म फिल किए हुए है? आप सब लोग बीएड कर चुके हैं क्या? सिपला का सवाल है। सब लोगों ने बीएड कर रखा है ताकि अपना ओके तो मतलब कि आप लोगों में से कोई भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो फॉर्म है उसे फिल नहीं किया है, राइट? आई एम आस्किंग फॉर योर पीजीटी बायोलॉजी ओके। सो नेट नहीं है ये तो दुखद की बात है बट सब लोग आप लोग बायोटेक के स्टूडेंट हैं और मैं तो ये मुझे मेरे तो दिमाग में यही से रहा है जब से मैं एमएससी में रहा। मुझे ये लगता है कि सीएसआईआर को क्वालीफाई करने वाले सबसे ज़्यादा जो जोनर आता है वो बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वही लोग क्वालीफाई करते हैं। राइट तो अगर मेरा एसआरबी है ओके आईसीआर का अगर आप नेट क्वालीफाई करते हैं तो वो एक्चुअली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट का देना चाहते हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाता लेकिन आप फॉर्म भर करके देख सकते हैं हो सकता है कि आपको कंसीडर कर लिया जाए। तो अगर आपने आईसीआर एआरएस का नेट क्वालीफाई किया है तो आप फॉर्म को फिल करिए और आप एग्जाम्स में अपीयर हो जाए। ओके सो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं 2 मिनट और समय लेना चाहेंगे कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि अभी नेट की तैयारी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर वो नेट की तैयारी करना चाहते हैं सीएसआईआर की। ओके कृष्णा है और मेरे ख्याल से सिद्धार्थ सिद्धार्थ हैं यहाँ पे सिद्धार्थ आपसे बात हुई थी मेरी आप शायद प्रिपरेशंस कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके और वंदना है वंदना आप भी करना चाह रही हैं सीएसआईआर की तैयारी। मुमताज बानो मुमताज से भी बात हुई थी। अच्छा सिप्रा वर्मा ने क्रॉस लगा दिया नहीं। अच्छा ठीक है। यूपी पीजीटी का देखिए अभी मोस्ट प्रोबेबली जो डेट है वो कब आएगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन आप लोग उसकी देखिए ये वाली जो प्रिपरेशन है ना आपके फर्दर चाहे आप सीएसआईआर के लिए देखेंगे या फिर आप पीजीटी एग्जाम्स के लिए देखेंगे ये आपकी जो प्रिपरेशन है वो हर जगह पे काम आने वाली है क्योंकि कोई भी अगर आप बायोलॉजी फील्ड का एग्जाम आप देते हैं ना तो ये सारी चीज़ें कोर होती हैं चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो सेल बायोलॉजी हो मॉलिकुलर बायोलॉजी हो जेनेटिक्स हो ये सब आपके एग्जाम्स में आने वाले होते हैं राइट। तो ये इनका कोई वो नहीं है कि आपने यहाँ पढ़ लिया तो काम नहीं आएगा। आप ये वाली प्रिपरेशन जो कॉन्सेप्ट आप लेके जाएँगे, आपका फर्दर आगे भी एग्ज़ाम्स में काम आएगा।
और मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग भी बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से एमएससी कर रखा है, वो सभी लोग कृपया अपना नेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी डेयरिंग दिखाएँ और नेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, क्योंकि सच्चाई देखिए यही है कि अगर करियर की हम लोग बात करें तो जितने भी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए टीजीटी और पीजीटी में पोस्ट बहुत कम आते हैं। उनके लिए वहाँ पे प्लेस नहीं है। अगर उनको टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो उनको हायर एजुकेशंस के लिए देखना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास नेट होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं कर सकते हैं, तो उस नेट के बेसिस पे आपका प्राइवेट कॉलेजेस में भी क्या कोई क्वेश्चन बार-बार पूछ रहा है, मेबी फिर से ओपन होगा पोर्टल, पता नहीं। अच्छा, आपस में आप लोग बातें कर लीजिए। तो नेट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा और उसके बाद ही आप जाकर कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट का या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स आते हैं, हाँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, वो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी टाइम है आप लोगों के पास, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब टाइम ओवर हो चुका है, आपके पास समय है। आप चाहें तो नेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो 6 मंथ और 1 ईयर के आस-पास में आपका वो एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में ज़रूर टफ़ होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन अभी आप लोग काफ़ी कुछ चीज़ों से पढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान भी चुके हैं। तो होपफुली कि आपका एग्ज़ाम सब नेट का वाला जो होगा बहुत आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आप पढ़ेंगे सही तरीके से तो। तो आप उसको देखते रहिए, जिनके पास अगर गोल है तो अगर टीचिंग फ़ील्ड में जाना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी 2-3 लोगों का ऐसे कैंडिडेट का कॉल आया था जो लोग कि अभी उनको यही परेशानी हो रही है कि वो एमएससी और बीएससी दोनों बायोटेक से कर लिए हैं, करें क्या? कहाँ पे जाएँगे उनको जॉब मिल जाए, राइट? तो ये सब समस्याएँ होती हैं। तो जितने लोग हैं, आप लोग अगर नेट की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए प्लान आउट कर लीजिए और प्रिपरेशंस कीजिए, ताकि आपका आगे का जो करियर हो वो थोड़ा और अच्छा हो जाए और अच्छे पोज़ीशंस पे आप लोग चले जाएँ। 11th-12th को पढ़ाने से बेटर है कि आप डिग्री कॉलेज के बच्चों को पढ़ाइए। वहाँ पढ़ाने का एक अपना अलग ही क्रेज़ होता है। आप पढ़ा कर के आएँगे तो फिर आपको बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ, हमारी जो क्वालिटी है उसको लेने वाले भी क्वालिटी वाले कैंडिडेट्स हैं। 11th-12th के बच्चों का ना टेम्परामेंट बड़ा अजीब होता है। उनके बॉडी का जो हार्मोन्स लेवल होता है ना, वो कोई चीज़ को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में होते नहीं। वो अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं। और वहाँ अगर आप कुछ दिखाते हैं तो फिर दिक्कत ही हो जाती है। तो इसलिए डिग्री कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा प्लेज़रेबल होता है, मज़ा आता है वहाँ पढ़ा करके। ओके, तो अरे! ऐसा क्यों भाई? आपको रिस्ट्रिक्शन था नेट की तैयारी करने के लिए? ऐसा नहीं है। नहीं, डेफ़िनेटली अगर आप लोग करना चाहेंगे तो ज़रूर हो पाएगा और आप ही जैसे लोग कर रहे हैं नेट को क्वालीफ़ाई। ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा कि बहुत यूनिक टाइप के कैंडिडेट्स आते हैं। बहुत कहने वाली बात है, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए कई सारे स्टूडेंट ने क्वालीफ़ाई किया है सीएसआईआर के एग्ज़ाम को। अभी इस साल का जो रिज़ल्ट आया है, अभी जस्ट वो एमएससी 3rd सेमेस्टर में ही है लड़का, लेकिन उसको पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। उसका 98.7 परसेंटाइल आया सीएसआईआर के स्कोर कार्ड पे। सो अच्छा रहा। तो ऐसा नहीं है, जितने लोग जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, उनका क्वालीफ़ाई हो रहा है। ये तो नहीं कह सकता कि हाँ, सब लोगों का हो करा दूँगा या सब लोगों का हो जाता है, कुछ उस पे भी डिपेंड करता है जो लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ लेकर के क्लास ऐसा लगता है कि सभी लोग अपने आप में काफ़ी सिंसियर टाइप के स्टूडेंट हैं। फिज़िकल क्लास होती तो और ज़्यादा इंटरेक्शंस और बॉन्डिंग आप लोगों से हो पाती, राइट? और सर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने के लिए ओनली सीएसआईआर नेट ही चाहिए, नो पीएचडी। पीएचडी होगी तो आपके आगे के लिए बेनिफिशियल होगा, बट एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एमएससी प्लस नेट होना चाहिए। पीएचडी आपके जॉइनिंग के टाइम पे मैटर नहीं करती है, बट फॉर द प्रमोशंस आपके पास वो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। आप अगर हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे ही पढ़ाते रहना चाहते हैं तो फिर देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ पीएचडी। एंड इफ यू वांट टू बी प्रमोटेड लाइक एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स टू आल्सो, सो यू मस्ट हैव अ पीएचडी डिग्री, ओके? अच्छा, ओके, थैंक यू आपके इस पॉज़िटिव कॉम्प्लीमेंट के लिए। और कोशिश हमारी यही रहती है कि आप सभी लोगों को जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आएँ अच्छे से। और टीचिंग का मेन जो टारगेट होता है वो यही कि जो आपके ऑडियंस में सुनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अगर मेरे पास कितना ही नॉलेज हो, लेकिन अगर मैं जो चीज़ देना चाह रहा हूँ, अगर आप उसे रिसीविंग हैंड रिसीव नहीं कर पा रहे हो, सो उस नॉलेज का कोई मेरे मतलब नहीं निकलता है, राइट?
तो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में यही फ़ील किया हूँ और जितना जहाँ पे भी पढ़ाया हूँ, सब लोगों से एप्रिसिएशंस मिले हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि बार-बार चीज़ों को रिपीट करने की प्रैक्टिस हुई है और ये थोड़ा-सा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक रहता है, बट मेरे लिए ये होता था कि समय ज़्यादा लगता है और चीज़ें कवर कम हो पाती हैं। ओके। चलिए काफ़ी डिस्कशन हो गया, 15 मिनट ऑलरेडी हम लोग लॉस कर चुके हैं और स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक को और काफ़ी चीज़ें आज आपको पढ़नी भी हैं और कोशिश करेंगे कि अगर 11 बजे तक भी क्लास अगर चलती है तो चल जाए, लेकिन आज का ये जो यूनिट है वो फिनिश हो जाए, ओके। होपफुली आप सब लोग डिनर वगैरह करके आए होंगे, पानी की बॉटल वॉटल रख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। सो आज की क्लास में कल हम लोगों ने देखा था आरडीटी टेक्नोलॉजी का जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कौन-कौन से टूल्स हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आज हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और वेक्टर में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, इसको आपको समझना होगा। साथ-साथ इसके बाद हम लोग जो आपके आरडीटी टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाने वाले टेक्निक्स हैं, इसमें आपके सिलेबस में पीसीआर दे रखा है, पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोब के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ेंगे, फिर साइड डायरेक्टिव म्यूटाजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपका पढ़ लेंगे जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ उनके एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये पूरा का पूरा यूनिट आपका आज खत्म करने की प्लानिंग हम लोग हैं। तो आप लोगों को थोड़ा-सा साथ चाहिए और बने रहिए आप लोग तो जल्दी से कवर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे वेक्टर के बारे में कि क्या स्टेटमेंट है वेक्टर का। मीन्स कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि डीएनए कंटेन मतलब डीएनए हो और उसके पास ये एबिलिटी हो कि वो सेल्फ से ऑटोनोमसली क्या कर सकता हो, रेप्लिकेट कर सके और उसमें कोई अगर फॉरेन डीएनए का मॉलिक्यूल से क्या करे, अगर आप उसे इंटीग्रेट करा दें तो उसके साथ-साथ में उसको भी क्या करे, वो रेप्लिकेट कराने की एबिलिटी रखता है, तो उसे आप वेक्टर का नाम बोलते हैं। तो वेक्टर जिस तरीके से व्हीकल्स होते हैं, एक जगह से सामान को ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे ले जाने का काम। ऐसा क्यों? कैन नॉट बी शेयर, ओके। अच्छा, अब देखिए, अभी दिखाई दे रहा है? ओके, स्क्रीन पे वेक्टर लिखा हुआ दिख रहा है? ओके, सो जिस तरीके से वेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे लिविंग सिस्टम में मींस बायोलॉजिकल सिस्टम में वेक्टर को डिफाइन करते हैं और कंपेयर कर लेते हैं जिस तरीके से जितने भी व्हीकल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए कि एक मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए हमको किसी एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। वो व्हीकल का काम यही होता है कि ये मटेरियल को कैरी करके यहाँ दूसरे जगह पे क्या करता है, ले जाने का काम करता है। इन द सेम वे आपके वेक्टर जो होते हैं वो लिविंग सिस्टम में एक जेनेटिक मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करने के लिए या ले जाने के लिए जिन चीज़ का यूज़ किया जाता है उसको आप वेक्टर के नाम से जानते हैं। ये वेक्टर आपके डीएनए होते हैं, या तो आपके सर्कुलर हो सकते हैं या आपके लीनियर हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन-सा टाइप का आप मटेरियल वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या है कि इनकी सबसे जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनका जो रेप्लिकेशंस करने का मोड है वो इंडिपेंडेंटली हो। मीन्स जिस सेल्स में ये पाए जा रहे हैं उस सेल्स का अगर मेन क्रोमोसोम रेप्लिकेशंस ना भी कर रहा हो, तो भी ये अपना रेप्लिकेशंस कर पाएँ, ये इनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। साथ-साथ इनका अपना खुद का रेप्लिकेशंस करने के लिए इनके मेन जीनोम पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती। दैट मीन्स दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स मीन्स ऑटोनोमसली ये रेप्लिकेट करने की एबिलिटी अगर रखते हो, सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एज अ वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और वेक्टर किस तरीके से काम कर सकता है। सो यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया वेक्टर को लेकर के कि वेक्टर का क्या मीन होता है। अ डीएनए मॉलिक्यूल हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इन अ एप्रोप्रिएट होस्ट सेल्स एंड इनटू व्हिच डीएनए फ्रेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज इंटीग्रेटेड। होस्ट सेल्स का मतलब ये होता है कि जिस सेल्स में इसको डाल करके फिर से क्या कराया जाए, इसका मल्टीप्लिकेशन कराया जाएगा, उसको आप होस्ट सेल्स बोलते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग बैक्टीरियल सेल्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं कि जो भी क्लोन आपका प्लाज्मिड कंटेन किया हुआ डीएनए आपका रहेगा उसको इस बैक्टीरियल सेल्स में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स की रेप्लिकेशन रेट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर पॉपुलेशन क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। तो जिससे कि जो आपका ये डिजायर डीएनए का पार्ट होगा वो भी उसकी नंबर ऑफ कॉपी क्या होगी, बढ़ जाती है। तो इस केस में आपका ये जो ई कोलाई का सेल्स होगा इसको आप होस्ट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो होस्ट सेल्स मीन्स वो जिस सेल्स में इस वेक्टर को जो कि आपका डिजायर डीएनए सीक्वेंस को कंटेन किया हुआ है उसको ले जाकर के वहाँ पे इनक्यूबेट करा दें और उसको रेप्लिकेशन हो सके, ऐसे सेल्स को हम होस्ट सेल्स के नाम से जानते हैं। बताया गया कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल जिसके पास एबिलिटी होती है ऑटोनॉमस रेप्लिकेशंस करने की मींस सेल्फ रेप्लिकेशंस करने की, इसको रेप्लिकेट करने के लिए मेन क्रोमोसोम्स के राइट साइड पे डिपेंडेंसी नहीं होती है और होस्ट सेल्स में अच्छी तरीके से जाकर के सर्वाइव कर पाए। साथ साथ इसमें वो डीएनए का फ्रेगमेंट भी इंटीग्रेट किया गया हो जिसको हमको क्लोन करना है।
तो मान लीजिए कि अगर आपका ये एक वेक्टर का मॉलिक्यूल है, मीन्स यहाँ पे प्लाज़्मिड है जो कि वेक्टर का काम कर रहा है, तो इसके पास क्या-क्या एबिलिटी होगी कि जब इसको सेल्स में डाला जाए तो इसका जो मेन क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका खुद का रेप्लिकेशंस इंडिपेंडेंट फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स इसके पास अपनी खुद की ओराइज़ साइट्स मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होने चाहिए, और इसके पास जो डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस है, इनको इनकॉर्पोरेट करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। इनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी होस्ट सेल्स में अगर इनको इंसर्ट किया जाए, तो वहाँ पे इनके रेप्लिकेशंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इश्यू ना आए। ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं, राइट? तो वेक्टर आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या काम करता है? जेनेटिक मटेरियल को, जो कि डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, जो कि हम जिन जो हमारे डिज़ायर्ड वाले सीक्वेंसेस होते हैं, चाहे उससे डिज़ायर्ड डीएनए के सीक्वेंस हमको कोई प्रोटीन का एक्सप्रेशंस कराना होता है, या फिर उस डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस को हम कॉपी कराना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस चाहते हैं, तो उसको आप बेसिकली क्या बोल सकते हैं? दैट इज़ द वेक्टर के नाम से जान सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर आता है कि आप लोगों ने देखा कि जीन क्लोनिंग से भी हम लोग डिज़ायर्ड नंबर ऑफ कॉपी के बारे में बात करते हैं कि हाँ, वह हमारा जो डीएनए का सीक्वेंस होगा, वो भी क्या होगा, नंबर ऑफ कॉपी बनाएगा, और सेम उसी तरीके का काम हम लोग पीसीआर में भी करते हैं, राइट? तो क्या पीसीआर और जीन क्लोनिंग में कोई डिफरेंस है? पीसीआर के बारे में आप लोगों को पता है कि हाँ, ये कोई डीएनए का अगर फ्रेगमेंट होगा तो उस डीएनए के फ्रेगमेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज में क्या करता है, तैयार कर देता है। ऐसे टेक्निक को हम लोग पीसीआर के बारे में जानते हैं। तो क्लोनिंग में भी वही काम कराया जा रहा है। आपका नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ बैक्टीरियल सेल्स में डाल करके आप करा रहे हैं, तो मल्टीपल कॉपीज तैयार हो रही है। पीसीआर में भी मल्टीपल कॉपीज तैयार हो रही है। तो क्या पीसीआर और जीन क्लोनिंग दोनों एक हैं, या दोनों सिमिलर, मतलब दोनों डिफरेंट हैं? अगर हैं तो क्या प्रॉब्लम है इनमें, क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, जीन क्लोनिंग और पीसीआर में? तो दोनों में डिफरेंस है, राइट? ओके, जीन क्लोनिंग के प्रोसेस और पीसीआर की जो प्रोसेस है, दोनों डिफरेंट है। श्योर? हम्म। नहीं, मेरा 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 सवाल ये है कि जीन क्लोनिंग से भी आप मल्टीपल कॉपी को ही ऑब्टेन करते हैं, पीसीआर से भी आप मल्टीपल कॉपी को ही तैयार करते हैं। तो जब जीन क्लोनिंग की प्रोसेस थी ही, तो पीसीआर की जरूरत क्यों पड़ी, और पीसीआर अगर है तो फिर जीन क्लोनिंग कराने की क्या जरूरत है? ओके, और? हम्म। हम्म। क्या मतलब यूकेरियोटिक डीएनए को आप पीसीआर में एम्पलीफाई नहीं कर सकते? आप कौन बात कर रही हैं? मनीषा चौधरी? किसने बताया आपको कि आप यूकेरियोटिक जीन को पीसीआर में एम्पलीफाई नहीं कर पाते? अच्छा। अरे भाई, हो रही कि नहीं अब? दिखाई नहीं दे रहा? क्या ही प्रॉब्लम है जी? अरे ऐसा कुछ नहीं है कि अभी दिखाई दे रहा है? ओके। सो आप सभी लोगों ने नियर अबाउट आंसर सही दिया। सब लोगों के पास कॉन्सेप्ट है पीसीआर का और जीन क्लोनिंग का। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो जीन क्लोनिंग आपका क्या है, एक इन विवो कंडीशंस में होने वाली प्रोसेस होती हैं, और जबकि पीसीआर जो आपका है एक इन विट्रो कंडीशंस में होने वाला प्रोसेस होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप केमिकली, सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं उसको आप डालते हैं उस पीसीआर मशीन में, तब जा करके वो काम करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इस पीसीआर के लिए आपका टेम्पलेट डीएनए का होना ज़रूरी होता है। मीन्स जब तक ये आपका डिज़ायर्ड डीएनए का
सीक्वेंस नहीं होगा और उस सीक्वेंस से प्राइमर आकर के बाइंड नहीं करेगा, तब तक आपका ये पीसीआर काम नहीं कर पाएगा। जीन क्लोनिंग के लिए ऐसा नहीं होता, जो भी आपका डीएनए उसको आप ला करके वहाँ पे ऐड कर देते हैं और आप उसको नंबर ऑफ कॉपीज़ वहाँ पे बनाना शुरू हो जाता है। पीसीआर का कई सारा एडवांटेज है जीन क्लोनिंग को लेकर के। जीन क्लोनिंग की डिस्कवरी पहले की गई, पीसीआर टेक्निक का एवोल्यूशन बाद में हुआ। जीन क्लोनिंग का जो मेन टारगेट है वो 2 तरीके का, क्लोनिंग कराने के लिए भी, एक्सप्रेशंस कराने के लिए। पीसीआर आपका सिर्फ एम्प्लीफिकेशन टेक्निक के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि अभी सुजाता बता रही थी, राइट? तो आप सभी लोगों के पास जीन क्लोनिंग का और पीसीआर का कॉन्सेप्ट है और जान करके अच्छा लगा। तो अब हम लोग आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव कर लेंगे। तो वेक्टर के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया कि वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है और कैसे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को आप वेक्टर बोल सकते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे सवाल दे दिया जाए कि क्या सारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स एज अ वेक्टर काम कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। उस डीएनए के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होना चाहिए, मीन्स ऑटोनॉमस रेप्लिकेशंस करने की एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। अगर कोई डीएनए का मॉलिक्यूल अगर ऐसा होता है तो वो एक प्रॉपर्टी को क्या करता है, मीट करता है, उसके बेसिस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ क्या ये वेक्टर के रूप में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि एक अच्छे वेक्टर की, गुड वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है और उन प्रॉपर्टीज़ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो बन जाते हैं। सो पहली जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दी जा रही है कि जो भी कोई वेक्टर का काम करेगा उसके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होना चाहिए, जो कि डीएनए रेप्लिकेशंस में क्या करता है, पार्टिसिपेट कराता है। डीएनए रेप्लिकेशंस क्या है ये आप लोगों ने पढ़ लिया और यहीं से आपका रेप्लिकेशंस क्या होगा, स्टार्ट होगा। सो इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। सो पहली प्रॉपर्टी आपको बता दी गई, इट शुड हैव एबल टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली। और अगर इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होगा तो ये ऑटोनोमसली क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। एंड इट शुड बी आइडली लेस देन 10 केबी। ये वाला पॉइंट आपके आईसीएआर के एग्जाम में पूछा जा चुका है और साथ साथ आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि एक आइडियल वेक्टर की जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए। सो लेस देन 10 केबी आपको यहाँ पे दे रखा है, मीन्स 10 केबी से छोटा मीन्स कम होना चाहिए। ये आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। ज़्यादा अगर बड़ा साइज का अगर आपका वेक्टर होता है तो वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में टूट जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है। दैट मीन्स जो भी आप क्लोनिंग कराने के बाद उसको होस्ट सेल्स में ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, मीन्स पार्ट पार्ट में उन्हें टूट जाते हैं। दैट इज़ वाई ये बोला जाता है कि 10 केबी से लेस देन का जो साइज होगा आपके किसी वेक्टर का वो सूटेबल माना जाता है। फॉर एन आइडियल वेक्टर द साइज जो होनी चाहिए वो लेस देन 10 केबी की होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे साइन बना करके आपको देता है, ऐसे इस तरीके से और ऐसे इस तरीके से और ऐसे इस तरीके से, ये साइन बना करके आपको देगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता 10 केबी से ज़्यादा होगा, 10 केबी से कम होगा, 10 केबी से के बराबर होगा। ऐसे साइन बना करके देता है कि ये साइन बताता है आपको मोर देन का, जो कि मोर देन 10 केबी होना चाहिए। ये साइन आपको बताता है लेस देन का, कि मीन्स इससे कम होना चाहिए। ये देन बनाता है आपको इक्वल का, कि इक्वल होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन कौन लगाना है, ये वाले पे। तो आप ये देख लीजिए, जिधर की तरफ ये मुंह उसका खुला हुआ रहेगा वो वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो 10 की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब 10 क्या होगा, ज़्यादा होगा, इधर वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो लेस देन 10 केबी आपको दे रखा है, मतलब 10 केबी से कम का होना चाहिए। तो इधर वाली जो वैल्यू होगी वो 10 केबी से कम का होगा। तो लेस देन 10 केबी को सिंबलाइज कैसे करते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कभी स्टेटमेंट ऐसे लिख करके नहीं आता मोर देन लेस देन, आपको सिंबल ही दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताया गया कि ईडी इट शुड बी इजी टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई, मतलब जहाँ आपका ये, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वेक्टर की साइज है पूरी की पूरी जो डीएनए है, मीन्स पूरा पूरा का जो पूरा आपका जो प्लाज्मिड होगा, इस प्लाज्मिड का जो आपका जो साइज होना चाहिए वो 10 केबी के से लेस का होना चाहिए, तब जाकर के आपका ये गुड वेक्टर के रूप में कहलाएगा। ओके। होल्डिंग कैपेसिटी अलग होती है, मीन्स जो कैरिंग करने वाला मटेरियल होता है वो उसके जितने भी अनवांटेड पार्ट होते हैं उसको क्या किया जाता है, कट करके इसमें इंसर्ट किया जाता है। उसकी कैपेसिटी पे हम लोग आएंगे जब अलग अलग वेक्टर के बारे में कंपेयर करेंगे। तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन कौन से वेक्टर की कितनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसी कैरिंग कैपेसिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड वेक्टर की है। ये पूरे इंटायर जो आपका वेक्टर का काम करेगा और डीएनए के मॉलिक्यूल्स का, उसकी साइज जो होगी वो 10 केबी से लेस होनी चाहिए, मीन्स कम होनी चाहिए, राइट। और दूसरा इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताया जा रहा है कि इसको आइसोलेट करना और प्यूरिफाई करने में ये ईजी होना चाहिए। मतलब जहाँ कहीं पे भी ये आपका प्लाज्मिड पाया जा रहा है, मान लीजिए आपका ये बैक्टीरिया का सेल्स है, तो इस बैक्टीरिया सेल्स से जैसे आपने पढ़ा होगा प्लाज्मिड आइसोलेशन, तो ये प्लाज्मिड का आइसोलेशन ईजी होता है, मीन्स उसको करने में ऐसा कोई बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल से 10 स्टेप के प्रोसेस होते हैं, कुछ केमिकल्स लगते हैं, निकाल करके आप प्लाज्मिड को आइसोलेट कर सकते हैं। और अगर एक बार आपका आइसोलेट हो गया तो उस आइसोलेशन से इसको प्यूरिफाई करने में भी आपका ईजी होना चाहिए। सो इट शुड बी ईजी टू आइसोलेट
आइसोलेट एंड प्यूरीफाई मीन्स जहाँ कहीं पे ये पाया जाता है उसको वहाँ से निकालना, और निकालने के बाद सिर्फ प्योरिटी मीन्स प्योर फॉर्म में उसको सेपरेट करने के में ईजी होना चाहिए, ऐसा प्रॉपर्टी रखना चाहिए एज अ गुड वेक्टर के रूप में। एंड इट शुड बी ईजी टू इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल्स, और जब आप इस वेक्टर को एज अ क्लोनिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं तो इसको यूज क्लोनिंग रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद आप जब इसे होस्ट सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे भी इसको करने में आसानी होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए, और ये जा करके होस्ट सेल्स में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके, अप्रोप्रिएट तरीके से ग्रोथ कर पाए, ये प्रॉपर्टी भी आपकी उसमें होनी चाहिए। एंड इट शुड हैव अ सुटेबल मार्कर जीन, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्कर जीन का मतलब ये होता है कि इसके पास ऐसे कुछ फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से इसकी पहचान होती है कि हाँ, अगर ये वाला प्लाज्मिड अगर यहाँ पे है तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाएगा, राइट। तो इन मार्कर जीन का आप यूज करते हैं कि जब आप रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स को मीन्स डिजायर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल्स को आपने क्लोन करा दिया तो वो क्लोनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है इसको स्क्रीन आउट करने के लिए सुटेबल मार्कर जीन का क्या करते हैं, आप यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जितने भी आपके वेक्टर्स होते हैं उनके पास कोई न कोई एक एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट जीन होती है। जैसे मान लीजिए आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है या आपका टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, तो ये आपके क्या करते हैं, मार्कर का काम करते हैं, सूटेबल मार्कर जीन का काम करते हैं। मीन्स ये जो आपके टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के जो जीन होते हैं ये इस बैक्टीरिया को रेजिस्ट बनाते हैं इसके प्रेजेंस में। मतलब अगर इस बैक्टीरिया को या इस प्लाज्मिड को अगर आप एंटीबायोटिक जो कि एम्पिसिलिन है या एंटीबायोटिक जो कि टेट्रासाइक्लिन है इसके प्रेजेंस में भी अगर आप ग्रो कराएंगे तो ये आसानी से क्या करता है, ग्रो कर जाता है। ये इसकी पहचान हो गई, राइट। अब आपने क्या करना है कि इस वेक्टर को इस प्लाज्मिड को आपको यूज करके क्लोनिंग करानी है। तो आपको क्या है कि ये जो एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन के जो जीन होते हैं, जो सीक्वेंस होते हैं, इन्हीं पे आपका एमसीक्यू पाया जाता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। तो यहाँ पर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, ट्रीट कराते हैं और इस वाले पार्ट को निकाल देते हैं, और इसको निकालने के बाद जो स्पेस यहाँ पे बच जाता है उसी स्पेस में आप क्या करते हैं, डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को इंसर्ट करा देते हैं। मीन्स व्हाट, अब इसके पास टेट्रासाइक्लिन वाली जो जीन थी वो खत्म हो गई, वहां पर आपका आ क्या गया, डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस। अब आपने स्क्रीन जब आउट करना होगा तो आप क्या करेंगे कि इस बीट बैक्टीरिया को ऐसे मीडिया पे ग्रो कराएंगे जहां पे टेट्रासाइक्लिन का क्या होगा, डोज होगा। तो अगर ये टेट्रासाइक्लिन के डोज वाले पर ग्रोथ कर जाता है, मीन्स वहां पे कॉलोनी अगर आ जाती है, फिर तो इसका मतलब हो गया कि इस बैक्टीरिया में, तो इस प्लाज्मिड में आपका जो डिजायर्ड डीएनए डीएनए का पार्ट था वो सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसफर होता तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन खत्म हो जाती, और जीन अगर खत्म हो जाती तो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन के कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाता, राइट। तो अगर आपका यहाँ पे कॉलोनी नहीं आता है, मीन्स कॉलोनी आपको कोई ग्रो अगर नहीं करता है, तो इस बात से श्योरिटी हो जाती है कि यस, हमने जो डिजायर डीएनए सीक्वेंसेस को इंसर्ट कराया था उस साइट पे जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का जीन पाया जा रहा था, अब वो टेट्रासाइक्लिन के मीडिया में ग्रो नहीं कर पाता। इसका मतलब उसके पास अब कोई ऐसी जीन नहीं है जो कि टेट्रासाइक्लिन उसको रेजिस्ट बनाती है। तो ये सूटेबल मार्कर जो जीन होते हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं जितने भी आपके वेक्टर्स के पास सूटेबल मार्कर जीन होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोन्ड किए गए डीएनए को या क्लोन किए गए फ्रेगमेंट को आप स्क्रीनिंग करने के लिए या चेकआउट करने के लिए क्या क्या टेक्निक को यूज करते हैं। तो जैसे मोस्ट कॉमनली आपका क्या होता है, ब्लू एंड व्हाइट टेस्ट होती है, वो कराया जाता है, या फिर आपका इनएक्टिव मेथड जो होता है वो कराया जाता है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन और जो सबसे सटीक जो मेथड होता है आपका वो इनएक्टिवेशन मेथड ही होता है, जिसमें आपके ये सूटेबल मार्कर जो जीन होते हैं ये रोल प्ले करते हैं। तो सूटेबल मार्कर जीन के सीक्वेंसेस में ही मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कटिंग साइट्स होते हैं, तो उनको ट्रीट करा करके वहाँ से उस डीएनए को निकाल करके उसी सेगमेंट में आप डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं, और उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, स्क्रीन आउट करते हैं। तो मार्कर जीन का मतलब ये हुआ जो कि पहचान करने का काम करे। जैसे हम लोग रीडिंग लगाते हैं तो क्या करते हैं, मार्कर से उसको हाईलाइट कर देते हैं कि भैया हमारा ये पहचान में आता रहे कि ये वाला पॉइंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी मार्कर होते हैं जिनको मार्कर जीन के नाम से जाना जाता है, जो कि स्पेशल फीचर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एंड इट शुड हैव अ मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपका किसी वेक्टर के लिए। वेक्टर के पास जितना ज़्यादा मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होगी, मीन्स आरई से ट्रीट करने का जितना ज़्यादा साइट्स होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, बेस्ट कैंडिडेट कहलाता है।
मतलब जितना ज़्यादा उसके पास वो 10, 20, 25, 30, 35 अगर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने वाली अगर साइट अगर वो कंटेन करता है, तो उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाता है अच्छा काम कराने का, मीन्स अच्छा क्लोनिंग कराने का, राइट? तो मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब ये होगा कि एक से ज़्यादा मोर देन 1 आपके पास क्या हो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पाए जा रहे हों डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, तो उसको आप मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि हेलो? हाँ। नुकसान हो रहा है, लेकिन आप वहाँ पे पूरा का पूरा नहीं कराते हैं। जैसे देखिए, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने मान लीजिए ये आपका पूरा ट्यूब है, राइट? और इस ट्यूब में आपने पूरा का पूरा जो क्लोन किया गया ऑर्गेनिज़्म है, उसको आपने रख लिया हुआ है। तो बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए 1 ड्रॉप ही काफ़ी होता है। तो आपने यहाँ से माइक्रोपिपेट लिया और माइक्रोपिपेट से मान लीजिए आपने 10 माइक्रोलीटर कॉलो यहाँ से क सैंपल को लेकर के एक प्लेट पे क्या किया, आपने इसको ऐसे करा दिया, मीन्स ऐसे स्पॉट इनोकुलेशंस करा दिया। तो अगर यहाँ पे कॉलोनी अगर आ रही है, तब तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कॉलोनी अगर नहीं आ रही, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया है। तो ये वाला आपका जो पूरा सैंपल होगा, उसको फिर आप एज़ प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। तो स्क्रीनिंग करने के लिए हमको सैंपल बहुत थोड़ा-सा लेना होता है और उसके बेसिस ये जो किल होने वाली एबिलिटी आ रही है और उसके लिए 2 तरीका वो मतलब और भी तरीके होते हैं। 2 अगर आपके जीन होते हैं यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, तो उन दोनों के लिए अलग-अलग तरीका यूज़ किया जाता है। तो अभी आपका जो सवाल था कि सर अगर वो मर जा रहा है, तो फिर वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है? तो उसके लिए यही है आंसर कि आपका यहाँ पे जो स्पॉटिंग की जाती है स्क्रीनिंग करने के लिए बहुत कम अमाउंट में किया जाता है। और इसी के बेसिस पे जो आपका रिज़ल्ट्स आता है उसको हम लोग क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं कि हाँ, अगर कॉलोनी यहाँ पर आई है। अब मान लीजिए एक प्लेट में अगर आपने 10 एमएल लेकर के अगर 2-3 जगह पे स्पॉट इनोकुलेशंस कर दिया है इस तरीके से ऐसे-ऐसे या स्ट्रिगिंग अगर आपने कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। ये बाकी आपका जो सैंपल बचा है उसको आप फर्दर आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो मार्कर जीन में हमेशा आप इनएक्टिवेशन मेथड वाला जो होता है वो सबसे सूटेबल कैंडिडेट माना जाता है यूज़ करने के लिए। तो ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन या क्लोरामफेनिकल जो एंटीबायोटिक होते हैं, इन एंटीबायोटिक के जीन में ही क्या करते हैं डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस को इंसर्ट करा देते हैं ताकि जा करके वो वाली जो रेजिस्टेंट वाली जीन है प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाए और यहाँ पे बेसिकली हमको इस रेजिस्टेंट वाले जीन की कोई ज़रूरत नहीं है ना, हमको तो ये हम सूटेबल मीडियम में करा रहे हैं। हमको तो एक ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल चाहिए जो कि अच्छे से डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस को नंबर ऑफ कॉपी क्या करे तैयार कर पाए। वहाँ पे इस टाइम पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की ज़रूरत क्या है? ये तो जीन बैक्टीरिया ने खुद को स्ट्रेस कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए क्या किया डेवलप किया। मतलब उसके पास जो प्लाज़्मिड है, उस प्लाज़्मिड का काम है कि उसको क्या करेगा स्ट्रेस कंडीशन सर्वाइव कराएगा। उसके इस प्रॉपर्टी को लेकर के हम लोग अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। और हमारा यूज़ क्या है कि ये जो ऑटोनॉमस रेप्लिकेट करने वाला डीएनए है मीन्स प्लाज़्मिड है, इसको लेकर के हम अपने हिसाब का जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको मल्टीपल कॉपी तैयार करना चाहते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं कट कर देते हैं और वहीं पे अपना सीक्वेंस क्या करेंगे ऐड कर देते हैं। मनीषा हैं आप शायद मेरे ख्याल से? कृष्णा। ओके, क्लियर हो गया? ओके, तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोग एक देख चीज़ देख लेंगे कि जितने भी वेक्टर आप पढ़ेंगे, उन सारे वेक्टर में ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, मीट होती है। सबकी अलग-अलग अपनी कैरिंग कैपेसिटी होगी, सबके पास सूटेबल अलग-अलग मार्कर होंगे, सबके पास अलग-अलग अपने क्या होंगे, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट होने के लिए साइट्स अलग-अलग होंगी। लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो सबके लिए क्या होती है, फॉलो होती है। तो हम लोग अब आगे जितने भी वेक्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे। नंबर पहला ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, नंबर दूसरा उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, नंबर तीसरा इसके क्या मतलब एडवांटेज हैं आगे वाले से या उसका क्या डिसएडवांटेज है पीछे वाले से, ये कंपेयर करते हुए क्या करेंगे चलेंगे। तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और उनसे कोई सवाल आपका नहीं बनेगा। आपका इस टॉपिक से वेक्टर से जो आपके पॉसिबिलिटी सवाल के बनते हैं वो क्या-क्या बन सकते हैं, जैसे जीनोमिक लाइब्रेरी अगर आपको बनाना है तो कौन-सा आप वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रोटीन का एक्सप्रेशंस कराना है तो कौन-सा वेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, या शटल वेक्टर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना होगा, या गुड वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है ये आपको बताना रहेगा, या सबसे लार्ज फ्रेगमेंट डीएनए या सबसे छोटा फ्रेगमेंट डीएनए आप
कौन से वेक्टर से करा सकते हैं, इस टाइप के पॉसिबल सवाल आपसे बन जाते हैं। या आपको दे दिया जाएगा कि अगर आपको सीडीएन लाइब्रेरी बनानी है तो वहाँ पे आप कौन सा टाइप का वेक्टर यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक आपको दे सकता है पूछने के लिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इस पूरे टॉपिक का, वेक्टर का, जहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी हम लोग फिगर देखेंगे तो आपको एक-एक चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि फर्दर जितने भी वेक्टर के बारे में आप पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को बेसिकली पर्पज़ के बेसिस पे क्या किया गया, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक आपका क्लोनिंग वेक्टर, जो कि क्लोन करने के लिए, मीन्स मल्टीपल कॉपी जब हमें चाहिए होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा आपका एक्सप्रेशंस वेक्टर, जब हमको उस डीएनए का जो प्रोडक्ट होगा, मीन्स उस डीएनए से बनने वाले जो एमआरएनए, उस एमआरएनए से आपका जो बनेगा प्रोटीन, अगर उस प्रोटीन की क्वांटिटी अगर हमको चाहिए होगी तो उस टाइम पे हम एक्सप्रेशन वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इन दोनों की सेम होती है, कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं क्लोनिंग वेक्टर में और एक्सप्रेशन वेक्टर में। तो उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या-क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट है और किस तरीके से आपका ये क्लोनिंग का काम करेगा, किस तरीके से एक्सप्रेशन का काम करेगा। सो क्लोनिंग एज़ नेम सजेस्ट सिंपल, कि आपका ये ऐसा वेक्टर होगा जहाँ पे आप डिज़ायर्ड डीएनए के सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपी अगर आप चाहते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ उस डीएनए की कॉपी अगर चाहते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट कराएँगे। सो ऑल वेक्टर्स यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ अ डीएनए इंसर्ट इन अ सूटेबल होस्ट सेल्स आर कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर। ऐसे सारे वेक्टर जो कि डीएनए के नंबर को पॉपुलेशंस कराने के लिए, प्रोपागेट कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी क्लोनिंग वेक्टर में डाल करके या किसी सूटेबल वेक्टर में डाल करके, तो उसको आप क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं, राइट। और एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होगा कि जब आपको उस डीएनए के प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, मीन्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो, तो उस वेक्टर को बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे वेक्टर जिनका यूज हम डीएनए के सीक्वेंस से बनने वाले प्रोटीन जो हैं, उन प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करने के लिए, उन प्रोटीन्स की अगर हमको डिमांड है, तो उस टाइम पे जो वेक्टर हम यूज़ करेंगे उसको हम एक्सप्रेशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। प्रोटीन इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला वेक्टर वो कौन सा है, एक्सप्रेशन वेक्टर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमको प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर दे दिया जाए कि मान लीजिए कि आपको डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन का फॉर्मेशंस कराना है और इंसुलिन को आपको आपकी ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं और आप चाहते हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शंस आप ज़्यादा से ज़्यादा करा पाएँ, तो उस इंसुलिन के प्रोडक्शंस कराने के लिए कौन से टाइप का वेक्टर आप यूज़ करेंगे? बताइए ज़रा? डेफ़िनिटली, क्योंकि इंसुलिन आपका क्या है, एक हार्मोन से मीन्स ये प्रोटीन होता है, तो हमको ऐसे डीएनए के सीक्वेंस को क्या करना है, लेना है, और जो कि आपका इंसुलिन का कोड करेगा, और उस इंसुलिन वाले डीएनए के सीक्वेंसेस को एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या करेंगे, इंसर्ट करा देंगे, ताकि जितनी बार उसका क्या हो, मल्टीप्लिकेशन से उतनी बार वो मल्टीप्लाई करके उस प्रोटीन्स को बनाए जिसका नाम है इंसुलिन, और आप उस इंसुलिन को प्यूरिफाई करके मार्केट में इज़िली अवेलेबल करा सकते हैं फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, राइट? तो एक्सप्रेशंस वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर में क्या चीज़ें कॉमन होंगी, क्या डिफरेंट होगा, ये यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। कॉमन जो चीज़ें होंगी उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इनके पास भी अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होगा, दोनों के पास होंगे। सूटेबल मार्कर जीन होंगे, दोनों के पास होंगे, और मल्टीपल रिसेक्शन साइट होंगी, ये दोनों के पास होगी। ये एक्सप्रेशन वेक्टर के पास जो चीज़ यूनिक होगी, जो कि क्लोनिंग वेक्टर के पास नहीं होगा, वो क्या होगा, दैट इज़ द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, राइट? अभी आप लोगों ने जस्ट ओपेरॉन मॉडल पढ़ करके आप लोग आए हैं, और आपको वहाँ पे बताया गया कि रेगुलेटरी सीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाया गया था कि किसी भी प्रोटीन का जो स्टार्ट पॉइंट होता है, और इस स्टार्ट पॉइंट के अगर आप इस तरफ जाते हैं तो उसको कुछ और नाम देते हैं, इस तरफ जाते हैं तो आप कुछ और नाम देते हैं। जो लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास अटेंड किए हुए हैं, ज़रा हमको बताएँ कि अगर मान लीजिए ये डीएनए का सीक्वेंस है और यहाँ पे आपका ये स्टार्ट पॉइंट है, तो हम इस तरफ अगर मूव करेंगे तो उसको क्या नाम दें? वेरी गुड, अपस्ट्रीम। उल्टा है जस्ट, हाँ, और इसको साइन क्या देंगे? वेरी गुड, और यहाँ क्या देंगे, पॉजिटिव, और इसको क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम। तो आपको ये बताया गया था कि जो ये स्टार्ट पॉइंट होता है, इसी स्टार्ट पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे, मीन्स अप रेगुलेशन साइड पे, यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, लाइक एज ऑपरेटर, लाइक एज अ प्रमोटर, राइट, लाइक एज इनहांसर। ये सारे सीक्वेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन्हांसर का रोल यहाँ पे नहीं है। किसी भी प्रोटीन को, मीन्स किसी भी स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस आउट होने के लिए ये ऑपरेटर का और ये प्रमोटर का होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। प्रमोटर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आपका ये जीन का क्या होगा, एक्सप्रेशंस होगा। तो जो एक्सप्रेशंस वेक्टर होते हैं, उन एक्सप्रेशन वेक्टर के पास ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होने चाहिए, जिसमें आपका क्या-क्या आएगा, दैट इज़ द प्रमोटर सीक्वेंसेस आएँगे, ऑपरेटर सीक्वेंसेस आएँगे, जहाँ पर आकर के आपका जो रेप्लिकेशंस में इन्वॉल्व होने वाले
वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आकर के बाइंड करें, ताकि इसके आगे वाली जो जीन होगी उस जीन का क्या कर सकें, लोग एक्सप्रेशंस करा पाएँ। तो जब कभी भी आप एक्सप्रेशंस वेक्टर की बात करते हैं, अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि आपका एक्सप्रेशन ये वेक्टर ये है और यहाँ पर आपने एक डीएनए का फ्रेगमेंट को क्या कराना है, इंसर्ट कराना है, ये आपका डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंसेस है, राइट। तो आप जिस जगह पे ये डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस को क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे, उसके अप रेगुलेशन अप साइड पे मींस ये वाले पोजीशंस पे, अप रेगुलेटरी पोजीशंस पे हमेशा ये क्या होने चाहिए, प्रमोटर मींस पी, ऑपरेटर मींस ओ, ये सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। इन्हीं सीक्वेंसेस के इधर की तरफ आपका क्या होगा, ये डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस होगा, तब जाकर के आपका ये क्या करेगा, जीन का एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से हो पाएगा। सो फॉर एन एक्सप्रेशन वेक्टर देयर इज अ necessary condition, means what, that it always contain a regulatory sequences like as a promoter, like as operator for the expression of that desired DNA sequences to be cloned। जो जिस DNA sequences को आप क्लोन करना चाहते हैं, मीन्स इंसर्ट करना चाहते हैं, उस DNA sequences के एक्सप्रेशंस के लिए यहाँ पे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस का प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है। तो एक क्लोनिंग वेक्टर को एक्सप्रेशन वेक्टर में जो डिफरेंट बनाता है वो यही कि इस एक्सप्रेशन वेक्टर के पास आपका रेगुलेटरी सीक्वेंस होना चाहिए, जबकि क्लोनिंग वेक्टर के पास ऐसा एक्सप्रेशन वाले या रेगुलेशन करने वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं उनके पाए जाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती है। तो क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या क्या होगा, ये सारे फीचर्स होंगे, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, मार्कर जीन होने चाहिए, और क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, मीन्स रेस्ट्रिक्शन साइट्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ये इसके पास भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, इनके साथ साथ एडिशन में क्या होना चाहिए, दैट इज द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होने चाहिए। सो होपफुली आपको क्लोनिंग वेक्टर में और एक्सप्रेशन वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि व्हेन अ वेक्टर डिजाइन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रोटीन्स इट इज टर्म एज एक्सप्रेशन वेक्टर। जब कोई वेक्टर इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि आप प्रोटीन के एक्सप्रेशन करा सकें, और उस कंडीशंस वाले वेक्टर को हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। और एक्सप्रेशन वेक्टर्स कंटेन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट इज अ प्रमोटर एंड ऑपरेटर्स। सो ये आपके दोनों क्या है, सीक्वेंसेस होते हैं, और इन्हीं दोनों सीक्वेंसेस का प्रेजेंस और एब्सेंस वेक्टर को क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है, बनाता है। अगर ये दोनों सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन वेक्टर कहलाएगा, और ये दोनों अगर एब्सेंस होंगे तो क्या कहलाएगा, क्लोनिंग वेक्टर कहलाएगा। तो डिफरेंसेस क्या है ये आपने यहाँ पे देख लिया। डिफरेंसेस क्या है, साथ साथ इनका यूज क्या है, कहाँ पे आप यूज करेंगे, ये भी आपने यहाँ पे समझा कि जब आपको डीएनए की कॉपी चाहिए तो आप क्लोनिंग वेक्टर कराएंगे, डीएनए का प्रोडक्ट चाहिए तो आप एक्सप्रेशन वेक्टर कराएंगे। हमेशा प्रोडक्ट में बोलता रहता हूँ, प्रोडक्ट का मतलब होता है उससे बनने वाले प्रोटीन्स, राइट। तो डीएनए के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, क्योंकि उससे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से क्या बन जाएगा, आपका प्रोटीन्स बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपका एक जनरल आपका कोई प्लाज्मिड है जिसको एज अ वेक्टर यूज किया जाता है, तो उस वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होंगी और कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होंगे, ये सबसे मोस्ट कॉमन फीचर है किसी भी वेक्टर का, जिसके पास ये होना ही चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, मीन्स यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑपरेटर होगा या फिर आपका प्रमोटर होगा। तो ये तब काम आएगा जब आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन वेक्टर के तरीके से ये यूज किया जाएगा। अगर ये क्लोनिंग वेक्टर होगा तो ये वाले सीक्वेंसेस यहाँ पे नहीं होंगे। एमसीएस का मतलब होता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, मीन्स यहाँ पर आपके ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कटिंग साइट्स होती है। इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप ट्रीट करा करके इस वाले सीक्वेंस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करा देते हैं, मीन्स निकाल देते हैं, और फिर आप डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस को इसी पार्ट में क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं, राइट। और जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मीन्स जिस जीन को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं उसके बारे में दिखा रहा है। फिर से यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है, मीन्स अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए आपका क्या है, साइट्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंसेस दिखाई दे रहे हैं आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के लिए पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कॉमन वेक्टर का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें कुछ जो इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं कि क्या क्या एक वेक्टर के पास होना चाहिए, वो दोनों को मर्ज करके ये चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, राइट। कि चाहे वो वेक्टर आपका एक्सप्रेशन से वाली कैटेगरी में हो या फिर आपका क्लोनिंग वाले वेक्टर कैटेगरी में हो, तो ये चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। आपको डिफरेंस जो समझना था वो ये कि अगर वो एक्सप्रेशन वेक्टर होगा तब तो वहाँ पे रेगुलेटरी सीक्वेंसेस पाए जाएंगे, अगर वो नहीं होगा तो फिर वो वहाँ पे सीक्वेंसेस नहीं पाए जाएंगे। लेकिन जो चीज़ कॉमन है सभी टाइप के आपके वेक्टर्स के लिए वो क्या है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस का पाया जाना, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का पाया जाना, और सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का पाया जाना। ये तीन सीक्वेंसेस आपके सारे काइंड ऑफ वेक्टर्स के पास होने ही चाहिए। ओके। आपके सिलेबस में वेक्टर को हाँ। क्या? हम्म।
ऑपरेटर के लिए यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस या रेप्लिकेशन रेगुलेटरी, तो रेप्लिकेशंस को रेगुलेट कौन करेगा? ऑपरेटर करेगा। तो इसको नाम यहाँ पे नहीं दिया गया, ये टर्म यहाँ पे आपको दे दिया गया है। और ऑपरेटर की पोजीशंस जब भी होती है डीएनए में तो प्रमोटर के जस्ट डाउन स्ट्रीम पे होती है, मीन्स प्रमोटर पहले होता है, फिर इसके बाद क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। प्रमोटर जो सीक्वेंसेस होते हैं वो आपके रेप्लिकेशंस या ट्रांसक्रिप्शंस को स्टार्ट करने के लिए रिकॉग्नाइज का काम करते हैं, और ऑपरेटर जो होते हैं इनके एक्सप्रेशंस को और ज़्यादा एनहांस करने में काम करते हैं। तो इनका ये जो ओरिएंटेशन होता है कुछ इस तरीके से, पहले पी, देन इसके बाद ओ, फिर इसके बाद एस मीन्स स्ट्रक्चरल जीन, और इसके बाद अगर आप इधर बात करेंगे तो यहाँ कहीं पे आपका ई होगा, मीन्स इनहांसर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट आर ई एंजाइम से ट्रीट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डिफरेंट, ये डिफरेंट मल्टीपल कोडिंग साइट्स का मतलब ये हो गया कि अलग-अलग काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने की एबिलिटी इनके पास है, मीन्स कट करने के लिए सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। कोई भी वेक्टर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उसके पास उतना ही क्लोनिंग साइट प्रेज़ेंट होती है। उससे फ़ायदा हमारा ये हो जाता है कि हमारे पास अगर कोई भी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर हमारे पास प्रेज़ेंट है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? ट्रीट करा सकते हैं, और ट्रीट करा करके उसमें अपने डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस को ऐड करा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स अगर नहीं होगा, तो एक लिमिटेड, अगर सपोज़ कीजिए अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास 2 या 4 ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कटिंग साइट्स अगर पाई जाती है, तो हमें हर हाल में उसी रेस्ट्रिक्शन साइट से क्या करना पड़ेगा? कट लगाना, मीन्स यूज़ करना पड़ेगा, राइट? और ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है कि अगर आपका लिमिटेड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स रहेंगे, तो पता नहीं जो डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंसेस है जिसको आप कट कराना चाहते हैं, उस सीक्वेंसेस के विद इन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में क्या उस एंटीबायोटिक मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कटिंग साइट प्रेजेंट है भी कि नहीं है, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मल्टीपल इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि दोनों मीन्स जो इंटरेस्ट ऑफ जीन है और आपका जो वेक्टर है, इन दोनों को डाइजेस्ट अगर आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कराते हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों डाइजेशन हो जाए। और अगर हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे स्टिकी एंड बन जाते हैं, और उसके बाद आप ला ला करके डीएनए लाइगेज से क्या करते हैं? उसको ऐड करा देते हैं। ओके, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, और वेक्टर के कौन-कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ये आपने यहाँ पे देख लिया। आगे हम लोग अब थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे क्योंकि जितना टाइम देना था वेक्टर को लेकर के मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हमारा काम सिर्फ ये होगा कि अलग-अलग वेक्टर के बारे में देखेंगे, उनकी कैपेसिटी के बारे में देखेंगे, और वो कहाँ के लिए यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट? तो मूव करते हैं। नंबर पहला आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वेक्टर जो कि प्लाज्मिड बेस्ड होगा, और क्या-क्या वेक्टर पहले हो सकते हैं पहले उनको देख लेते हैं। प्लाज्मिड बेस्ड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं, कॉस्मिड हो सकता है, शटल वेक्टर हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, बैक और मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकते हैं, और पैक हो सकता है मीन्स P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकते हैं, यैक हो सकता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है, मैक हो सकता है, मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है, हैक हो सकता है, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो ये आपके पॉसिबल जितने भी डिफरेंट काइंड्स के वेक्टर आपका आरडीडी टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, ये सारे कैटेगरी हैं। आपके सिलेबस में इन सब का कोई लेना-देना नहीं है, आप इनको नहीं पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ दिया है पढ़ने के लिए क्या, प्लाज्मिड वेक्टर और बैक्टीरियोफेज वेक्टर, ये दोनों आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। लेकिन मैं आपको इन सब के बारे में भी ब्रीफ कर दूँगा और बता दूँगा कि किसका क्या-क्या प्रॉपर्टी होता है। बट आपके एग्ज़ाम में मीन्स आपके सिलेबस में जो मेंशन है सिर्फ वो है प्लाज्मिड वेक्टर और बैक्टीरियोफेज वेक्टर मीन्स लैम्ब्डा वेक्टर। ओके, तो नंबर पहला अगर हम लोग बात करें प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में, तो प्लाज्मिड वेक्टर में जो सबसे फर्स्ट आपका आता है वो है दैट इज PSC 101 वेक्टर। एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर जो कि प्लाज्मिड बेस्ड होता है, जो कि बनाया गया, जो डिराइव किया गया, वो कौन सा है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पे स्टूडेंट गलती लगा करके आते हैं PBr332 के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको यही पढ़ाया जाता है, सबसे ज़्यादा उन्होंने यही सुन रखा है, तो उनको लगता है कि यही सबसे पहला वो वेक्टर है जो कि डिस्कवर किया गया था या बनाया गया था, और इसी को लगा करके चले आते हैं। लेकिन आप ये गलत कर जाएंगे। यहाँ पे ये सवाल राजस्थान के PCS में RPSC में पूछा जा चुका है, फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर फॉर क्लोनिंग पर्पस, कौन सा वेक्टर यूज़ किया गया था या कौन सा वेक्टर बनाया गया था? तो उसका नाम है PSC मीन्स P फॉर प्लाज्मिड, S और C जो है वो स्टैंड करता है उनके डिस्कवरर का, दैट इज इसका नाम स्टैनले कोहेन, और 101 जो है एक नंबर आपको दिया गया था मीन्स उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो ये आपका एक प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है जो कि सबसे पहला वेक्टर जो कि आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया गया,
और क्लोनिंग पर्पज़ के लिए क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सही होती है कि एक प्लाज़्मिड बेस्ड वेक्टर होता है और पहला आपका क्या है, ये क्लोनिंग वेक्टर जो कि डिराइव किया गया, मीन्स बनाया गया, और इसका यूज़ क्लोनिंग के लिए क्या करते हैं। नॉर्मल जितने भी प्लाज़्मिड बेस्ड वेक्टर होते हैं, उन सब लोगों की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो 14 से 15 केबी से कम होती है। मीन्स इससे ज़्यादा अगर डीएनए का सीक्वेंस अगर आप क्लोन कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप प्लाज़्मिड वेक्टर को यूज़ नहीं कर पाएँगे। चाहे वो PBR32 हो, चाहे वो PSC101 हो, या फिर और भी कोई प्लाज़्मिड डिराइव्ड या प्लाज़्मिड बेस्ड जो वेक्टर्स होते हैं, उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो 15 केबी से लेस देन होती है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए। मीन्स जब कभी भी आपको ऐसे डीएनए का कॉपी कराना है, या फिर ऐसे डीएनए का आपको मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है जिनकी सीक्वेंस की लेंथ आपकी 15 केबी से कम होती है, तो आप वहाँ पे सूटेबली क्या यूज़ करेंगे, प्लाज़्मिड वेक्टर को यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो कभी-कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ देता है कि कितनी इनकी कैपेसिटी होती है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए PS1 का स्ट्रक्चर जो है क्या कहता है। यहाँ पे इकोलाई का आपका ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस दिखाई दे रहा है, मीन्स ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस ये दिखाई दे रहा है, और इको R1 ये एग्जांपल है इसका कटिंग करने के लिए। और टेट्रासाइक्लिन क्या है, रेजिस्टेंट ये जीन होता है, मीन्स इसके पास टेबल मार्कर आपका ये जीन है, और ये आपके क्या है, मल्टीपल कोलिंग साइड मीन्स रेजिस्टेंस एंजाइम से ट्रीटमेंट करने का तरीका है। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, और ये आपका क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाने वाला पहला आपका वेक्टर है, और ये एक प्लाज्मिड डिराइव्ड वेक्टर होता है, तो इसलिए इसकी कैपेसिटी लगभग 15 केबी के आसपास की हो जाती है। मीन्स 15 केबी से कम के डीएनए के सेगमेंट को आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा कर क्लोन करा सकते हैं। तो इस PSC101 को लेकर के याद रखने की सिर्फ दो बातें हैं। नंबर पहला, कि ये पहला आपका एक आर्टिफिशियल डिज़ाइन किया गया वेक्टर है जो कि क्लोनिंग के लिए यूज़ किया गया था, और ये प्लाज्मिड बेस्ड आपका क्या है, वेक्टर है। और प्लाज्मिड बेस्ड जो वेक्टर होते हैं उनकी होल्डिंग कैपेसिटी 14 या 15 केबी से कम की होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जाता है दैट इज द PBR332। तो इसके बारे में लेकर के क्या क्या स्टेटमेंट है आपको ये पता है, ज़्यादातर सवाल आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे PBR क्या स्टैंड करता है। तो P जो आपका वो प्लाज्मिड को डिफाइन करता है, और B और R जो उनके डिस्कवरर है उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो उनके डिस्कवरर का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। ये एक पोस्ट डॉक करने वाले साइंटिस्ट थे, मीन्स इन्होंने PhD करने के बाद पोस्ट डॉक्टर मीन्स PDF ये कर रहे थे। उस PDF के टाइम पे इन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, और उनके ही सुपरवाइजर रोड्रीज हैं, और जिनके अंडर में वो काम कर रहे थे। तो ये दोनों ही एक दूसरे में एक रिसर्च स्कॉलर थे, और एक क्या थे, सुपरवाइजर मीन्स साइंटिस्ट थे। ये बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, और ये उसी उन्हीं उन्हीं के लेबोरेटरी में एज अ पोस्ट डॉक मीन्स PDF के स्टूडेंट के रूप में काम कर रहे थे, जब इन्होंने इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, मीन्स बनाया हुआ था। तो इसके नाम के बेसिस पे यहाँ पे BR332 का नाम दिया गया। तो BR रिप्रेजेंट करता है इनके साइंटिफिक नेम को, मीन्स इनके डिस्कवरर को, 32 रिप्रेजेंट करता है इनके सीक्वेंसेस मीन्स नंबर को, और P रिप्रेजेंट करता है किसको, दैट इज द प्लाज्मिड को। तो ये कभी कभी आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि इसमें जितने लेटर्स दिए गए हैं इनका क्या मीन होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि बोलीवर एक PDF स्कॉलर थे, मीन्स पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप स्कॉलर थे, PhD करने के बाद जो कराई जाती है, करते हैं लोग। और इसके बाद रोड्रिगेज आपके क्या एक साइंटिस्ट थे बायोलॉजिकल फील्ड के, बायोलॉजिकल साइंस के, उन्हीं के अंडर में दोनों लोग ये काम कर रहे थे। मीन्स बोलीवर रोड्रिगेज के अंदर में रिसर्च अपना काम कर रहे थे जिस टाइम पे उन्होंने ये डिस्कवरी किया हुआ था। तो इन दोनों के डिस्कवरर के नाम के बेसिस पे PBR का नाम दिया गया, राइट। तो PBR का क्या स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसके पास सबसे जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर जीन जो है वो दो हैं। एक ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और दूसरा आपका ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और इसी सेलेक्टेबल मार्कर जीन में क्लोनिंग साइट्स भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं, राइट। मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराने के लिए साइट्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ ये हो जाता है कि इस एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को लेकर के इसका सिलेक्शन बड़ा ईजी तरीके से होता है, मीन्स कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में, और आसानी से तरीके से हो पाता है। तो इस PBR332 का जो सबसे ज़्यादा यूज है वो यही है कि ये मैक्सिमम टाइम पे लेस देन 15 केबी के डीएनए के सीक्वेंसेस को क्लोनिंग कराने के पर्पज से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और ये एक आर्टिफिशियल डिज़ाइन किया हुआ क्या है, आपका क्लोनिंग वेक्टर है, जिसके पार्ट आपके अलग अलग कंपोनेंट से मिल करके आए हुए हैं। कुछ एस्चेरिचिया कोलाई से आए हुए हैं, कुछ दूसरे के प्लाज्मिड से आए हुए हैं। तो ये आपसे नहीं पूछता कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ से आया हुआ है, ये पूछता है कि इसके पास कौन कौन सा पार्ट होता है। तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। बाकी आपका यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होता है। ये ROP जो आपको दिखाई दे रहा है, एक ऐसी प्रोटीन होती है, इसे रो प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये रो प्रोटीन का जो सीक्वेंस होता है वो आपके इस वेक्टर का जो रेप्लिकेशंस की रेट होती है उसको इन्हांस करने में क्या करता है, काम करता है। तो मतलब ये कि ये वाली सीक्वेंस अगर पाई जा रही है तो वो बैक्टीरिया, एक्चुअली ये जो सीक्वेंस डिज़ाइन किया गया ना, ये सीक्वेंस डिज़ाइन किया गया कहाँ से, कोल ई से डिज़ाइन किया गया है।
और ये एक ऐसा प्लाज़्मिड डिराइव किया गया सीक्वेंस होता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि अगर जिस सेल्स में ये रेप्लिकेट कराया जा रहा है, उस सेल्स के पास अपना एक मेन क्रोमोसोम होगा और आपका ये क्या होगा, प्लाज़्मिड होगा। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा एंटीबायोटिक या कोई एक ऐसा कंडीशन बन जाता है जहाँ पे आपका ये मेन जो क्रोमोसोम होता है उसका रेप्लिकेशन क्या हो जाए, बंद हो जाए। उस कंडीशन में भी आपका ये जो प्लाज़्मिड वेक्टर होगा उसका रेप्लिकेशंस क्या होता है, स्टार्ट रहता है। उस चीज़ में हेल्प करने में काम आता है आपका रोप, और ये डिराइव किससे होता है, कोल ई से। ये एक सीक्वेंस है जो कि एस्चेरिचिया कोलाई से डिराइव किया गया है, और इस सीक्वेंसेस के प्रेजेंस होने की वजह से अगर वो बैक्टीरिया जिसमें इसको डाल करके क्लोनिंग कराई जा रही है, उस बैक्टीरिया का मेन जो क्रोमोसोम होता है, अगर वो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है ड्यू टू द एनी कंडीशंस लाइक एज ए ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक, लाइक एज ए स्ट्रेस कंडीशंस, वॉट एवर जो भी सिचुएशंस बन पाए, उस कंडीशन में भी क्या करेगा ये डिराइव, मतलब ये मल्टीप्लाई करता रहता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि इस वेक्टर के पास एक ऐसा सीक्वेंस डाला गया है जिस सीक्वेंस के वजह से ये हार्श से हार कंडीशंस में भी क्या कर सकता है, मल्टीप्लिकेशंस करा सकता है। ऐसे कंडीशन में भी जहाँ पे जिस जो होस्ट सेल्स है अगर उसका खुद का जो क्रोमोसोम्स है अगर वो रेप्लिकेट ना भी कर रहा हो तो भी उस सिचुएशंस में क्या करेगा, रेप्लिकेट कर जाता है। तो ये वही वाला सीक्वेंस है जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट प्ले करता है। बाकी ये सब क्या है, आपके रजिस्ट्रेशन एंजाइम होते हैं जो कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग डीएनए के फ्रेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का यूज कहाँ पे करेंगे ये आपको पहले ही बता दिया। फिर से आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि इनका जो यूज होता है वो सिलेक्शन के पर्पज से क्या करते हैं, कर लेते हैं। मान लीजिए जब ये नॉर्मल कंडीशंस में ये बैक्टीरिया था तो ये बैक्टीरिया आपका टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन दोनों के ही प्रेजेंस में क्या कर सकता था, ग्रो कर सकता था, राइट। और इसको इसके पास ये प्रॉपर्टी थी कि इसके पास ये जीन है तो ये एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों कंडीशन में ग्रो कर पाएगा। सपोज कि हमको ये वाला जो एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट का जीन है, यहाँ पे इस तरीके के जो आपके रिसेप्शन साइट्स हैं इनके लिए कटिंग साइट्स पाई जाती है। तो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस है हमने उसको और इसको दोनों को इस वाले एंजाइम से क्या कराया, ट्रीट कराया, और इस डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस को यहाँ पर ला करके इंसर्ट करा दिया। कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर्स दिखा देते हैं। तो मान लीजिए जब यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो ये टेट्रा एम्पीसिलिन की जो रेजिस्टेंट जीन थी वो क्या होगी, आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, खत्म होने का मतलब ये हुआ कि अब इस प्लाज्मिड के पास एम्पीसिलिन वाले मीडिया में सर्वाइव करने की जो एबिलिटी है वो लॉस हो चुकी है। तो इस बैक्टीरिया को जिसके पास डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस है इसको फिर से क्या करते हैं, इन दोनों मीडिया में ग्रो कराते हैं, टेट्रासाइक्लिन वाले में भी और एम्पीसिलिन वाले में भी। तो पाया जाता है कि टेट्रासाइक्लिन में तो ग्रोथ इसकी आती है, मीन्स यहाँ पे ग्रो करेगा, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन के जीन के साथ में हमने कोई छेड़छाड़ मीन्स मैनिपुलेशन से नहीं किया हुआ है। जबकि एम्पीसिलिन वाले रेजिस्टेंट वाले जीन में हमने क्या किया, डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को इंसर्ट करा दिया। तो यहाँ पे हमारी कॉलोनी नहीं आती है। तो ये कॉलोनी का न आना और यहाँ पे कॉलोनी का आना इस बात का इंडिकेशन होता है कि एम्पीसिलिन वाले जीन के सीक्वेंसेस में जिस सीक्वेंस को हम लोगों ने इंसर्ट कराया था वो सीक्वेंस हमारा जैसे ट्रांसफॉर्म हो चुका है और हमारा जो क्लोनिंग का पर्पज था वो सक्सेसफुली रहा। तो इसके बेसिस पे ये दोनों जो आपके मार्कर जीन होते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को बहुत ही ईजी बनाते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट बनाते हैं, क्योंकि एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन बहुत सस्ती आती है। 10 रुपए की वायल आती है आपकी 5 ml की, पाउडर के फॉर्म में होता है। उसको हम लोग नॉर्मल सलाइन बना करके क्या करते हैं, उसको मिक्स करा करके बना लेते हैं और उसको बहुत अलग अलग कंसंट्रेशन पे बना करके बैक्टीरिया इसके माइक्रो और नैनो मिली मोलर पे भी क्या करता है, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो बहुत कम खर्च होता है, 10 से 5 रुपए में टेस्ट आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी और बहुत ही लो कॉस्ट वाला क्या है, टेक्निक है यूज़ करने के लिए, दैट इज़ द इनएक्टिवेशन मेथड। तो इस वेक्टर को ये सूटेबल क्यों बनाता है, ये यहाँ पे फीचर आपको दिया गया। नंबर पहला, रोप जो प्रोटीन है मीन्स जो सीक्वेंसेस है, ये सीक्वेंस आपको हेल्प करता है और डिराइव हुआ है कोल ई से, जो कि आपका इकोलाई का एक सीक्वेंस होता है, यहाँ से डिराइव किया गया है। और इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये इस प्लाज्मिड को उस कंडीशन में भी ग्रो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल या ग्रो कराने के लिए एबिलिटी देता है जिस कंडीशंस में उस बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम है वो भी डिवाइड ना कर पाए।
ओके, तो पीबीआर 332 के बारे में आपने ये देखा कि इसके क्या-क्या फीचर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख लेते हैं। टोटल जो इसकी लेंथ है बेस पेयर की वो 4361 है, ये लेंथ आपसे पूछा नहीं जाता, ये जस्ट सिर्फ़ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। और इसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। और जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होता है, ये सीएसआईआर के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोग थोड़ा-सा ध्यान दे दें कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है, वो कहाँ से लिया गया है। तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टेट्रासाइक्लिन की जो जीन होती है PS101 से ली गई है, जो कि पहले आप अभी वेक्टर देखे हैं। और एम्पिसिलिन की जो जीन है वो कहाँ से ली गई है, RSF, ये आपका वेक्टर है, इससे लिया गया है। तो कभी-कभी आपसे जब टफ सवाल बनाता है तो इनके जो डिराइव्ड फैक्टर्स हैं, मीन्स कहाँ से लिए गए हैं, इनसे भी सवाल बन जाता है। बट आपके केवीएस पीटी के एग्जाम के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो प्लाज्मिड हैज अ यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मोर देन 40 रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम। 40 डिफरेंट टाइप के आपके रेसिस्टेंस एंजाइम के लिए इसके पास क्या होती है, कटिंग साइट्स पाई जाती है, जो कि इसको एक बहुत अच्छा क्लोनिंग वेक्टर के रूप में क्या करता है, बनाता है। जितना ज़्यादा अलग-अलग रेसिस्टेंस एंजाइम के लिए कटिंग साइट उसमें पाया जाएगा, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ फ्रेगमेंट को क्या करने के लिए, इंट्रोड्यूस कर देने के लिए। और वही उसका क्या है, पर्पस है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि पीबीआर 332 जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या हैं, उनका फीचर क्या होता है और किस तरीके से वो यूज किए जाते हैं। इनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, चूंकि ये एक प्लाज्मिड डिराइव्ड वेक्टर होते हैं, तो इनका भी क्या होगा, लेस देन 50 केबी के डीएनए के सीक्वेंसेस को ये क्लोन करा सकते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग आएंगे लैम्डा फेज पे। तो लैम्डा फेज क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। ये बेसिकली बैक्टीरिया को इंगल्फ करने वाला या बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया को मार देने वाला एक वायरस होता है। और इसके पास दो तरीके क्या होती है, साइकिल होती है। कभी कभी आपसे साइकिल के बारे में पूछ देता है। एक तो आपका होता है लाइसोजेनिक होता है, दूसरा क्या होता है, लाइटिक होता है। तो लाइसोजेनिक कब चलेगा, लाइटिक कब चलेगा, ये भी आपसे सवाल बनते हैं। सीएसआईआर का बड़ा माइक्रोबायोलॉजी वाले पोर्शन से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। क्रो जीन और C1 जीन के बारे में बड़ा एग्जाम में सवाल पूछता रहता है कि किस टाइम पे आपका ये जीन एक्टिवेट होगी, किस टाइम पे आपका ये इनएक्टिव होगी। तो दो साइकिल चलेगा, लाइटिक चलेगा और लाइसोजेनिक चलेगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं लाइसोजेनिक और लाइटिक का मतलब क्या होता है। नॉर्मल कंडीशंस में आपका ये जो वायरस होता है, इसको हम टेम्परेट वायरस के नाम से या टेम्परेट फेज के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो टेम्परेट का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आपका ये पूरा बैक्टीरिया है और आपका ये क्या है, बैक्टीरियोफाज जो आपका ये वायरस है, राइट। ड्राइंग खराब है, समझ जाइए, इसे समझिए। तो ये आपका क्या है, फाज वायरस है। तो जब आपका ये फाज वायरस यहाँ पे एंटर करेगा, तो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ये इसमें रिलीज कर देता है और आकर के इस बैक्टीरिया के जीनोम से, कलर चेंज कर देते हैं, तो बैक्टीरिया के जीनोम से क्या करता है, इंटीग्रेट कर जाता है, राइट। मान लीजिए आपका ये बैक्टीरिया का जीनोम है, ये इसका फाज का जीनोम है। आकर के क्या करेगा, इंटीग्रेट कर जाएगा और इंटीग्रेट करने के बाद ये नॉर्मल आपका सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है। जितनी बार आपका बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, अपना भी नंबर क्या करेगा, रेप्लिकेट करता जाएगा। और इसके पास ये जो डीएनए होता है, मीन्स इसका जो डीएनए है, इसके पास इस डीएनए में ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो इसके हेड रीजन को, जो इसके टेल रीजन को, जो इसके कॉलर को क्या करते हैं, बनाते हैं। वायरस का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके 3 पार्ट मेन होते हैं। एक इसका हेड रीजन होता है, कैप्सिड, और एक इसका कॉलर होता है, और एक इसका टेल रीजन होता है। इन तीनों प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो डीएनए का सीक्वेंस है, किसके पास है, इस डीएनए के पास होता है। तो जब ये डीएनए आपका आकर के इंसर्ट कर देता है इस बैक्टीरिया के जीनोम, बैक्टीरिया के सेल्स में, तो बैक्टीरिया के सेल्स से जाकर के इंटीग्रेट हो जाता है। और इसके साथ साथ में जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा, ये भी क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। और बैक्टीरिया का ही जो सेल का मशीनरी होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उसी को यूज करके, चूंकि पॉलीमरेज के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए कि अच्छा हमारा बैक्टीरिया का मतलब हमारा डीएनए है या फिर कहीं बाहर का डीएनए है। वो तो सिर्फ उसको क्या करेगा, ऐड करता चला जाएगा न्यूक्लियोटाइड को, उसको बेस पेयर से मतलब होता है। तो यही इसी चीज़ का फ़ायदा लेकर के ये वायरस का जो डीएनए होता है, ये भी यहाँ पे क्या करेगा, अपना पूरा फलता-फूलता रहता है, अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है, ओके। तो जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार इसकी संख्या बढ़ेगी, उतने सारे ये प्रोटीन्स बनेंगे। तो जब प्रोटीन्स ये बन जाता है, ये सारे प्रोटीन्स, तो इनकी असेंबली हो जाती है। मीन्स यहीं पे नए-नए वेरिएंट पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये आपके पार्टिकल बन कर के सेल्स में क्या होते हैं, रखे रहते हैं। तो ऐसे फेज़ को हम लाइसोजेनिक फेज़ के नाम से जानते हैं कि जब आपका फेज़ वायरस सिर्फ बैक्टीरिया के सेल्स में जाकर के आपका इंटीग्रेट करे और अपने नंबर को बढ़ाए, लेकिन उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए,
ऐसे फ़ेजेज़ को या ऐसे साइकिल को हम लाइसोजेनिक साइकिल्स के नाम से जानते हैं। जब ये नंबर आपका ज़्यादा हो जाए या जिस कंडीशंस पे इस बैक्टीरिया सेल्स को क्या करे, ये लाइसिस कर दे, मीन्स तोड़ करके यहाँ से ढेर सारी प्रोजेनी बाहर निकल जाएँ इसके वायरस के, और ये सेल्स पूरी आपकी क्या हो डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लाइटिक साइकिल के नाम से जानते हैं। तो लाइटिक साइकिल क्या होती है, वो हार्मफुल होती है, मीन्स ये बैक्टीरिया के लिए हानिकारक होती है। लाइसोजेनिक को जो आप टेम्परेट फेज के नाम से भी जानते हैं कि वो इन्फेक्ट तो करेगा लेकिन सिर्फ अपनी संख्या को बढ़ाएगा, बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं करता। ये नॉर्मल इसके फेजेस होते हैं जो भी कभी-कभी आपसे पूछे जाते हैं कि लैम्ब्डा फेज के पास 2 ऑप्शनल लाइफ साइकिल चलाने की एबिलिटी होती है, एक आपका लाइसोजेनिक का और एक लाइटिक का। तो लैम्ब्डा फेज जो है वो आपका ज़्यादा बेटर कंपोनेंट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्लाज़्मिड वाले के। क्यों? क्योंकि इसके पास जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। लगभग जो लैम्ब्डा आपका फेज वेक्टर होता है उसके पास जो डीएनए, जो कि डीएनए को क्लोन किया जाएगा, उस डीएनए की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? लगभग 40 केबी, राइट? तो वहाँ पे आपने क्या देखा था? 15 केबी देखा था। तो यहाँ पे कितना है? लगभग 40 केबी के आसपास का है। तो ये आपका जो वेक्टर है वो प्लाज़्मिड वेक्टर से ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। इस वेक्टर के पास डीएनए की लेंथ जो कि क्लोन की जाएगी उसकी लेंथ ज़्यादा ये कैरी कर सकता है, और ईज़ी होता है बैक्टीरिया की कॉलोनी के बजाय इस लैम्ब्डा फेज के प्लेग को देखना, मीन्स आसान हो जाता है। और चूँकि नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ये ज़्यादा लेंथ का कैरी करता है, इसलिए इसकी सूटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो जब कभी आपको ज़्यादा लॉन्ग या लेंथ वाले डीएनए के सीक्वेंस को अगर आपको क्लोन कराना होता है तो उस टाइम पे आप लैम्ब्डा फेज वेक्टर को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था कि लैम्ब्डा फेज वेक्टर का कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है? अ, कल की क्लास में मैं पढ़ा रहा था। हाँ जी, तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछ ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि जीन क्लोनिंग के लिए, प्रोटीन के एक्सप्रेशंस कराने के लिए, जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए, सीडीएनए लाइब्रेरी के लिए कौन-कौन से वेक्टर का आप यूज़ कर सकते हैं, इन्हीं तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि लैम्ब्डा फेज क्या है, आपका एक बैक्टीरिया पे डिपेंड होने वाला, मीन्स बैक्टीरिया को खाने वाला क्या है, एक वायरस होता है, और ये वायरस का जो जीनोम है उसको हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ज़्यादा डीएनए के मॉलिक्यूल्स को या डीएनए के स्ट्रैंड को कैपेसिटी ज़्यादा होती है स्ट्रैंड होल्ड करने की, दैट इज़ वाई ये बेटर कैंडिडेट माना जाता है। इसका जीनोम के बारे में भी कभी कभी सवाल से पूछा जाता है कि इसका जीनोम कैसा होता है, सिंगल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, लीनियर, सर्कुलर, सुपर क्वाड, इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल दिए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए कि इसका जो डीएनए होगा वो डबल स्टैंडर्ड लीनियर जीनोम इसका पाया जाता है। ओके। और यहाँ पर आपको दिखाया गया कि जो वाइल्ड टाइप के वायरस होते हैं उनके पास टेम्परेट लाइफ साइकिल होती है, जिसको आप लाइसोजेनिक भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो लाइसोजेनिक और लाइटिक नेचर के होंगे। लाइटिक तब होगा जब सेल्स को डिब्रीज कर देगा, मीन्स तोड़ ताड़ देगा उसको, डिब्रीज बना देगा, मीन्स खत्म कर देगा। और लाइसोजेनिक का मतलब हुआ कि वो सेल्स में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नुकसान उसको नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये आपका लैम्ब्डा फेज के जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉस, ये वाली साइट, इस साइड से आपके एग्जाम में फंक्शन से पूछा जाता है कॉस साइड का इंपॉर्टेंट क्या होता है। और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि कॉस साइड कौन से वेक्टर में पाया जाता है। तो आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए कि कॉस साइड क्या है, आपका लैम्ब्डा फेज वेक्टर में पाया जाता है। इसका सिर्फ दो रोल होता है, दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला, ये जो आपका वेक्टर है ये सर्कुलर है, राइट। और लैम्ब्डा फेज का जो जीनोम होता है कैसा होता है? लीनियर होता है। तो लैम्ब्डा फेज के अगर आप मतलब उसके उसमें अगर कोई चीज़ अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं तो वहाँ पे जो जीनोम का सीक्वेंस होगा वो लीनियर होना जरूरी होता है। या अगर आप इस वेक्टर को किसी इक्वलाइज सेल्स में ग्रो कराते हैं तो इक्वलाई का नेचर कैसा होता है? आपका सर्कुलर होता है। तो वहाँ पे मटेरियल आपका सर्कुलाइज होना चाहिए। तो पहला काम आपका कॉस साइड का यही हो जाता है कि ये कॉस साइड जो होता है वो जीनोम को या तो सर्कुलाइज बनाने का काम करता है या तो फिर लीनियर करने का क्या करता है? काम करता है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में ये लैम्ब्डा फेज जो होते हैं वो फेज मतलब फेज वाले बॉडी में जाकर के इंसर्ट कराए जाते हैं। तो ये जो आपका प्लाज्मिड यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्कुलर होता है। तो इस सर्कुलर को लीनियर बनाने के लिए, मीन्स लीनियर फॉर्म में मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है? कॉस साइट होता है। दूसरा ये कॉस साइट क्या है कि ये ऐसे प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है, या जो कि इसके वायरस की असेंबली के लिए, मीन्स वायरस का जो आपका पार्ट होते हैं उसके
उसको कॉलर को बनाने के लिए, उसके आपके हेड रीजन को बनाने के लिए या टेल रीजन को बनाने के लिए, तो उनके रेप्लिकेशंस को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। तो कॉस्ट साइड का आपका 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें आपको बताया गया है। नंबर पहला ये कि ये आपका जो कॉस्ट साइट होगा वो क्या करेगा कि इनके जो नेचर होंगे उनको लिनियराइज करने का काम करता है, मीन्स इनको लीनियर बनाने का काम हेल्प करेगा, और दूसरा रेप्लिकेशंस में क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है आपसे। तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछ दिया जाता है। और रेप्लिकेशंस कैसा, रेप्लिकेशंस इस तरीके से कि जैसे जितना ज़्यादा आपका ये कॉलोनी इसकी बनेगी, मतलब कि फेज का, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका, ये बेटर अच्छे तरीके से काम करेगा। तो कॉलोनी को बनाने के लिए, उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए कौन सा साइकिल चाहिए, लाइटिक या लाइसिक, लाइसोजेनिक? अरे भाई, मैंने पूछा कि इस फेज के लैम्डा फाज के, लाइसोजेनिक तो सिर्फ उसके सेल्स में रहने के लिए है, मतलब वो सर्वाइव वहां पे कर रहा है, उसके पॉपुलेशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। लाइटिक का मतलब होता है कि जब वो पॉपुलेशन को बढ़ाए और उसके सेल्स को डिक्रीज करके और अपने नंबर ऑफ सेल्स को क्या करे, ढेर सारा बना दे, राइट, उसको आप बोलते हैं लाइटिक। तो आपको जब एज अ क्लोनिंग वेक्टर आप अगर यूज कर रहे हैं, तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि उसके पॉपुलेशन से बढ़े, जितना ज़्यादा वो पॉपुलेशन से अपना बढ़ाएगा, उसके पास जो दिया गया हमारा डिजायर डीएनए सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसके लिए हमको कौन सा साइकिल चलाना पड़ेगा, लाइटिक या लाइसोजेनिक, लाइटिक ना, राइट। तो लाइटिक साइकिल को सपोर्ट करता है कौन, कॉस्ट सीक्वेंसेस। अभी मैं यही बता के निकल जाता है कि हाँ ये रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है यही कि कॉस्ट साइकिल्स, कॉस्ट जो सीक्वेंसेस होते हैं सपोर्ट करता है किसको, लाइसोजेनिक को या लाइटिक को। फंस जाता हूँ ये बात। लाइसोजेनिक जो साइकिल है वो आपका फेस लेमडा फास्ट तब यूज करता है जब उसको सिर्फ और सिर्फ रिसाइड करना होता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स। लेकिन जब उसको अपनी पॉपुलेशंस को इंक्रीज करना है, जब सेल्स को इन्फेक्ट करना है, अपने नंबर को बढ़ाना है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, लाइटिक साइकिल चलाएगा। तो लाइटिक साइकिल्स हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन जो हो लैम्डा फास्ट का क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि हमने लैम्डा फास्ट के अंदर में उसके जीनोम में अपना डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस इंसर्ट कर रखा है। तो फॉर दैट हमको क्या कराना है, लाइटिक साइकिल को इम्प्रूव कराना है। तो ये जो कॉस्ट सीक्वेंसेस होते हैं, ये कॉस्ट सीक्वेंस आपके लाइटिक फेज को, मीन्स लाइटिक साइकिल्स के प्रोसेस को इम्प्रूव करने का क्या करता है, काम करता है। तो 2 फंक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कॉस्ट साइड का या कॉस्ट सीक्वेंसेस का। नंबर पहला आपको ये बताया कि ये जो होगा वो सीक्वेंसेस को लिनियराइज करने का काम करता है, क्योंकि लेमडा फास्ट के अंदर में जो जीनोम है वो लीनियर होता है। तो लीनियर चूंकि है तो वहाँ पे मटेरियल भी लीनियर होना चाहिए, तब जाकर के उसका मशीनरी काम करेगा। दूसरा आपको मैंने बता दिया कि ये लाइटिक साइकिल जो होती है उसको सपोर्ट करने का काम करता है, मीन्स उसको प्रमोट करेगा। जितना ज़्यादा आपका लाइटिक होगा उतना ज़्यादा उसके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आपसे 3 सवाल यहाँ से बन जाते हैं कि कॉस सीक्वेंसेस कौन से वेक्टर में पाया जाता है, मीन्स कॉस सीक्वेंसेस कौन से वेक्टर का पार्ट है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो आप बताएंगे लैम्डा फाज का। लैम्डा फाज का क्या एडवांटेज है ओवर पीबीआर या प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर पे? तो आपका एडवांटेज ये है कि लैम्डा फाज का जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लगभग 40 केबी के तक के डीएनए के सीक्वेंसेस को क्लोन करा सकता है। जबकि प्लाज्मिड बेस्ड जो वेक्टर होते हैं, चाहे पीएससी 101 हो या पीबीआर 332 हो, उन सब की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितना है, दैट इज 15 के बी या लेस देन 15 के बी। तो ये आपका क्या है, उसका एडवांटेज है। दूसरा, कॉस्ट सीक्वेंसेस क्या है, क्या इनका फंक्शन है, ये यहाँ पे आपको एम्फेसाइज कर दिया गया। तो आप इसको अच्छे तरीके से रट लीजिए और ध्यान में समझ लीजिए कि लैम्डा फास्ट में ही कॉस्ट सीक्वेंसेस आपके पाए जाते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। ओके, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। और नेक्स्ट आपका जो वेक्टर है वो क्या है, दैट इज द कॉस्मिड। तो कॉस्मिड क्या है, पहले तो आपसे यही सवाल पूछ दिया जाता है। तो इन दोनों को आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका प्लाज्मिड का और आपका फेज वेक्टर का, मीन्स लैम्डा वेक्टर का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, मीन्स एसोसिएशन है। तो इट्स एसोसिएशन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर एंड फेज वेक्टर, इन दोनों को जोड़ करके जो वेक्टर बना है उसको कॉस्मिड नाम आपका दिया गया है। तो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है डेफिनेटली, अब लैम्डा फेज को और प्लाज्मिड वेक्टर को जोड़ करके अगर बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों से बेटर इसके पास क्या होगी, कैपेसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि कॉस्मिड जो वेक्टर होगा ये कंटेन कर सकता है 37 से लेकर के 52 केबी तक के डीएनए को ये होल्ड कर सकता है। आपने इसका देखा था कि ये बेसिकली लगभग 40 केबी तक के आसपास का होता है। इसके पहले प्लाज्मिड का देखा था आपने, ये 15 केबी। ये बार बार मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर इससे एग्जाम में सवाल आया और कोई मुंह बनाता हुआ अगर आया कि सर मैंने ये नहीं, अगर ये कर दिया है ना, तो फिर ये खैरियत नहीं है, समझ लीजिए।
क्योंकि यही सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं और यहीं पे गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये उस टाइम पर आकर के ऐसे मुँह बनाने वाला और सी करने वाला जो तरीका होगा नहीं, पचेगा नहीं मुझे। कि सर ये तो मैं ये नहीं ये करके चला आया या सर ये मैं ये नहीं वो करके चली आई। ये वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं तक रहे तो ठीक है, आगे जा कर के नहीं होना चाहिए। तो आपको बताया गया कि जो प्लाज़्मिड डीएनए होगा वो आपका क्या करेगा 15 केबी को करेगा, फ़ास्ट जो होगा लैम्ब्डा फ़ास्ट जो होगा वो 40 केबी का करेगा और उन दोनों का जो हाइब्रिड होगा दैट इज़ द कॉस्मिड वो आपका क्या होगा 37 से लेकर के 52 केबी तक के डीएनए को क्या करेगा होल्ड कर पाएगा। तो मीन्स अब अगर तीनों में यहाँ पे आपका ऑर्डर दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि ज़्यादा बेस्ट कैंडिडेट कौन माना जाएगा, तो पहले अगर मान लीजिए प्लाज़्मिड लिख दिया जाए, फिर इसके बाद आपको लैम्ब्डा फ़ास्ट लिख दिया जाए, फिर इसके बाद आपको अगर कॉस्मिड लिख दिया जाए, राइट? तो आपको इन तीनों में से बताना होगा कि बेस्ट एफिशिएंट वेक्टर कौन है, तो डेफ़िनिटली आपका आंसर क्या लगना चाहिए? ये लगना चाहिए। तो जो सबसे पहले पढ़ा है वो सबसे कम एफिशिएंट, जैसे-जैसे सीक्वेंस में आप आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे इसकी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। सो कन ये कॉस्मिड को क्या होगा कंटेन क्या-क्या करता है? लैम्ब्डा फ़ास्ट का ये कॉस साइड करता है मीन्स ये वाला, तो कॉस साइड अगर इसके पास है तो इसके पास भी क्या-क्या प्रॉपर्टी होगी? ये वाली दोनों जो कि मैंने अभी जस्ट यहाँ पे इलैबोरेट किया है। कॉस साइड की वजह से क्या-क्या हुआ था? पहला तो ये इसको लीनियर बनाने का काम करता है, दूसरा इसके रेप्लिकेशन रेट को क्या करता है? बढ़ाता है मीन्स नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो चूँकि यहाँ पे कॉस साइड जो है आपका लैम्ब्डा फ़ास्ट से लिया गया है दैट इज़ व्हाई ये वाली प्रॉपर्टी इस कॉस्मिड वेक्टर के बाद भी आ जाती है। और कॉस जो सीक्वेंसेस होते हैं वो लगभग नियरली 2 बेस पेयर के आपके लॉन्ग डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं और इनका जो रोल होता है ये एसेंशियल पैकिंग में भी मीन्स उसके नंबर्स को बढ़ाने में बढ़ाने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं किसको लैम्ब्डा फ़ास्ट को। तो ये कॉस्मिड वेक्टर है और इनकी ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देख लीजिए इनके स्ट्रक्चर्स को, इनके पास भी आपका एम्पिसिलिन मार्कर जीन है जो कि इनको सेलेक्ट करने में क्या करता है हेल्प करता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं, क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट है यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स और ये कॉस साइट जो कि इनको लाइटिक साइकिल चलाने में क्या करेगा हेल्प करेगा। तो अगर आपके सारे कंपोनेंट के जो फंक्शन है अगर आपको पता है तो वेक्टर से कोई सवाल मुझे लगता नहीं है कि आपको आए और आप उसे ना कर पाएँ, राइट? तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम लोग अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है, ठीक है? ओके, तो आगे मूव करते हैं। अभी तो वेक्टर ही चल रहा है, वेक्टर के बाद भी काफ़ी कुछ पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है आपका फेज़मिड। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि ये जो एक कॉम्बिनेशन है किसका है? बैक्टीरियोफेज का है और प्लाज्मिड का है। तो ज़रा जल्दी से मुझे आप लोग डिफरेंस बता दीजिए कि कॉस्मिड में और फेज़मिड में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी आपको फ़ाज दिया गया मीन्स लैम्ब्डा फ़ाज दिया गया और यहाँ पे भी आपका प्लाज्मिड दिया गया। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? यहाँ पीछे मैं कर देता हूँ, पहले ये देख लीजिए। यहाँ पे भी आपने देखा था प्लाज्मिड और लैम्ब्डा फ़ाज है ना? और वहाँ पे भी आप देख रहे हैं प्लाज्मिड और लैम्ब्डा फ़ाज है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? यहाँ से देखिए। यहाँ पे आपको बताया गया कि कॉस्मिड के केस में जो लैम्ब्डा फ़ास्ट से जो पोर्शन निकल कर के आया था वो क्या आया था? कॉस आया था। क्या आया था? कॉस साइड। जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट थे वो किससे थे? प्लाज्मिड से थे। मीन्स आपका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था बाकी जो ये सब एम्पिसिलिन मार्कर जो जीन थी वो सब किससे आई थी? इकोलाई से मीन्स प्लाज्मिड वेक्टर से आया था। जबकि इन केस ऑफ अगर आप फेजमिड की बात करेंगे तो यहाँ पे लैम्ब्डा फ़ास्ट से जो पोर्शन आता है वो क्या आता है? दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस मीन्स इस वाले पोर्शन से क्या निकल कर के आएगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसको बेटर होगा कि आप फॉस्मिड जहाँ पे अपने कॉपी पे लिखेंगे आप वहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे लैम्ब्डा फ़ास्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लाज्मिड। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि कॉस्मिड में और फेजमिड में क्या डिफरेंस है। कॉस्मिड में आपने देखा था कि लैम्ब्डा फ़ास्ट से कॉस साइड है दैट इज वाई उसका वो कॉस से ही बना हुआ है मिड। प्लाज्मिड से आपका मिड ये यहाँ पे नाम पर आते हैं तब आपको जल्दी याद रहेगा। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कॉस मिड, ये मिड जो है वो प्लाज्मिड से लिया गया है और कॉस जो लिया गया है ये यही वाला कॉस है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये। तो ये कहाँ का पोर्शन है? ये लैम्ब्डा फ़ास्ट का है। तो लैम्ब्डा फ़ास्ट से क्या आया था? आपका कॉस आया था दैट इज वाई उसका नाम क्या पड़ा? कॉस। और प्लाज्मिड से क्या है? आपका मिड आया दैट इज वाई इसका नाम क्या क्या हो गया? कॉस्मिड। तो कॉस्मिड के केस में लैम्ब्डा फ़ास्ट से जो पोर्शन आया था वो आया था क्या? कॉस साइड आया था। जबकि फेजमिड के केसेस में जो आपका आया वो क्या आया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आया। एमएससी के बच्चों से जब पढ़ा करके ये पूछा गया कि उनके वाइवा के प्रैक्टिकल में कि फॉस्मिड और कॉस्मिड में क्या डिफरेंस है, सो नन ऑफ देम कोई वहाँ पे बता नहीं पाया। सबको पता था कि हाँ दोनों ये प्लाज्मिड और लैम्ब्डा फ़ास्ट से ही आते हैं। क्या आप में से किसी को ये बात इन्फॉर्मेशन पता थी अभी तक कि फेजमिड में और कॉस्मिड में क्या डिफरेंसेस होते हैं?
तो अभी समझ में आ गया? सो यू शुड बी हैप्पी ना, आपके नॉलेज में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई। ओके। हाँ, हाँ, कोई कुछ। अच्छा, ओके। अभी भी कन्फ्यूजन है? जी, जी, जो डेरिवेटिव्स जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फिगर पे आइए, ये टेट्रासाइक एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंट जीन दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मिड से है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये प्लाज्मिड से है। और क्लोनिंग जो साइट्स है, ये प्लाज्मिड से है। ये वाली जो पोर्शन है वो आपका किससे है, दैट इज़ द लैम्डा फास्ट से है। जबकि अगर आप फेजमिड की बात करेंगे तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही डिराइव किससे किया गया, बैक्टीरियोफाज से किया गया है, राइट। तो ये दोनों मतलब दोनों का कंपोजिशन तो सेम है, दैट इज प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। बट बैक्टीरियोफाज के अलग अलग पोर्शन से ये दोनों बेटर क्या किए गए, डिराइव किए गए हैं। एक में लैम्डा फाज का कॉस साइट लिया गया और दूसरे में लैम्डा फाज का ओराई साइट लिया गया, राइट। ओके। और अगर आपका कॉस्मिड में और फैजमिड में अगर दोनों में ज़्यादा बेटर अगर कैंडिडेट पूछा जाएगा तो डेफिनेटली फैजमिड जो होगा वो ज़्यादा बेस्ट कैंडिडेट माना जाता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एबिलिटी होती है पैकिंग कराने की आपके फेज पार्टिकल को, फेज के मतलब प्रोटीन और उसके कंपोनेंट्स को। दैट इज़ वाई कॉस्मिड में और फैजमिड में अगर बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट अगर पूछा जाएगा तो आप फैजमिड को ही लगाएंगे। ओके। तो यहाँ पे आपको फैजमिड का अलग अलग ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है कि क्या क्या सिलेक्टेबल मार्कर जीन होंगे। ये चीज़ें बार बार आपकी आती रहेंगी, तो बार बार आपको यहाँ पे नरेट करने की आई डोंट थिंक की जरूरत है कि क्या सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, क्या रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। सबके काम वही है कि सिलेक्टेबल मार्कर जो जीन होगा उनके सिलेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। मल्टीपल क्लोनिंग जो साइट्स होंगी वो उनके क्लोनिंग के पर्पज के लिए अलग अलग रेसिस्टेंस एंजाइम से ट्रीट कराकर क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो अब तक आपने क्या क्या देख लिया, प्लाज्मिड देख लिया, लैम्डाफाज देख लिया, कॉस्मिड देख लिया, फास्मिड देख लिया। सबसे ज्यादा जो बेहतरीन कैंडिडेट अब तक निकल कर आया कौन सा, दैट इज फास्मिड। तो फास्मिड क्या है आपका, लैम्डा फाज से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बाकी आपका प्लाज्मिड का एसोसिएशन जब मिल करके बनेगा। आप लोग अपनी कॉपी पे जब नोट्स बनाइएगा तो प्लीज आप ऐसे ही लिखिएगा, लैम्डा यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ओराई, प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लाज्मिड। तो इसको आप बराबर क्या लिख लीजिएगा, फैजमिड, ऐसे बनाइएगा, राइट। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फैजमिड। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ इसी तरीके से बना हुआ है। जबकि अगर आप जब कॉस्मिड को लिखिएगा तो कॉस्मिड इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लैम्डा फास प्लस क्या लिख लीजिएगा, सिर्फ प्लाज्मिड, इस तरीके से लिखिएगा। तो इस लैम्डा फास से क्या आएगा, कॉस, उसको ब्रैकेट में कॉस लिखिएगा, ताकि आपको हमेशा जब कभी भी आप नोट्स अपना यूज़ करें और अगर आप कहीं पढ़ाने भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको ये चीज़ दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट आते हैं शटल वेक्टर के बारे में। ये बड़ा कॉमन सा वेक्टर हो जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट, कभी कभी सवाल इससे पूछा जाता है। शटल का नाम होता है क्या, शटल मीन्स, हाँ जी, अरे शटल सिस्टम पढ़ाया, पढ़ चुके हैं आप लोग? अच्छा। तो क्या होता है शटल वेक्टर? अगर हमें किसी ऐसे प्रोटीन का एक्सप्रेशन या क्लोनिंग करानी है, इस वेक्टर का यूज आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे सपोज यहाँ पे ईस्ट सेल्स है जो कि एक यूकैरियोटिक होता है, दूसरा आपका इकोलाई सेल्स है जो कि आपका प्रोकैरियोटिक होता है। तो ऐसे वेक्टर जिनके पास दो होस्ट सेल्स में जो कि दोनों डाइवर्स ग्रुप के हों, मीन्स अलग अलग ग्रुप के हों, उस दो डिफरेंट काइंड के होस्ट सेल्स में रेप्लिकेट करने की अगर एबिलिटी हो तो उस वेक्टर को हम शटल वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब वो दोनों होस्ट आपके क्या-क्या हो सकते हैं? ध्यान से देखिए यहाँ पे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। 2 अराइव होंगे और इनके पास एबिलिटी होगी कि 2 होस्ट जो कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं उनमें वो रेप्लिकेट कर सकता है। जैसे आपका हो सकता है कि वो दोनों होस्ट एक प्लांट और एक एनिमल हो सकता है कि एक प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो सकता है कि आपका एक फंगस हो, दूसरा क्या हो, इकोलाई हो सकता है कि आपका एक फंगस हो, एक दूसरा क्या हो आपका, दैट इज़ द एल्गी हो। इस तरीके के 2 होस्ट हो सकते हैं। 2 डिफरेंट काइंड के होस्ट सेल्स में रेप्लिकेट करने की एबिलिटी शो करने वाले मार्कर वेक्टर को हम लोग शटल वेक्टर के नाम से जानते हैं। इनका एडवांटेज ये हो जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब हमको किसी एक प्रोटीन का जो एक्सप्रेशंस होता है या प्रोटीन का हमको अगर जो रेट हो रही है बनने की, अगर उसको हमको चेकआउट करना होता है कि ये वाली प्रोटीन्स यूकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादा बेटर बन रही है या प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा बेटर बन रही है, एक्सप्रेशंस कहाँ पे हो रहा है, तो उसी एक ही वेक्टर को हम अलग अलग होस्ट सेल्स में क्या करते हैं,
इंसर्ट करा देते हैं और उससे हम एनालिसिस कर लेते हैं कि अच्छा ये वाली जो प्रोटीन, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमको ये देखना है कि कोई एक यूकेरियोटिक जीन है और उस यूकेरियोटिक के जीन का एक्सप्रेशन हम चेकआउट करना चाहते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स में प्रॉपर हो रही है या इस सेल्स में हो रहा है, मीन्स यूकेरियोटिक में हो रहा है, तो उसी एक क्लोनिंग वेक्टर को क्या करेंगे, दोनों होस्ट सेल्स में इंसर्ट करा देते हैं और उनके द्वारा बनने वाले जो प्रोटीन का प्रोडक्ट होता है उनका प्यूरिफिकेशन करके क्वान्टिफाई कर लेते हैं बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो क्वान्टिफिकेशन करके हम ये बताते हैं कि नहीं, ये वाला जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा अच्छा हो रहा है या यूकैरियोटिक में ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो इस वेक्टर का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी एक ही मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन या एक ही मॉलिक्यूल्स का कॉपी हमको दो अलग अलग होस्ट सेल्स में करा करके चेकआउट करने की जरूरत होती है, कंपेयर करने की जरूरत होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग सटल वेक्टर को क्या करते हैं, यूज कराते हैं। तो सटल वेक्टर इज द वेक्टर यूजुअली अ प्लाज्मिड, ये जो होते हैं प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर होता है और इट कैन प्रोपागेट इन टू डिफरेंट होस्ट स्पीसीज, जो कि आपके दो अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं। इट मे बी अदर प्लांट और एनिमल्स, इट मे बी अदर ईस्ट और इकोलाई, इट मे बी अदर फंगस और एल्गी, ये दोनों आपके ग्रुप हो सकते हैं जहाँ पर आपका ये अलग अलग होस्ट सेल्स में क्या करेगा, ग्रो करेगा। और शटल वेक्टर से इंक्लूड प्लाज्मिड दैट कैन प्रोपागेट इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो ऐसे ये वेक्टर्स होते हैं जिनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि आपका ये जो रेप्लिकेशन होगा वो दो होस्ट सेल्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला आपको दिया गया जो कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा जो कि यूकैरियोटिक में होगा, जैसा कि अभी आप मेरे ख्याल से कविता बोल रही थी, है ना? ओके, ओके, ओके। थोड़ा आवाज़ से पहचानना सब लोगों को मुश्किल हो जाता है और गलतियाँ हो सकती हैं। सो यहाँ पे आप देखिए कि एक आपका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो किसके लिए है, दैट इज़ द बैक्टीरिया के लिए है और दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके लिए, दैट इज ईस्ट सेल्स के लिए, मीन्स यूकैरियोटिक के लिए है। सो शटल वेक्टर वो होते हैं जिनके पास दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं, वन फॉर द यूकैरियोटिक, वन फॉर द प्रोकैरियोटिक। दैट इज़ वाई जब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में जाएँगे तो आपका ये वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस यूज़ करेंगे, यूकैरियोटिक में जाएँगे तो ये वाला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और इनके पास और एक्स्ट्रा जीन्स भी होते हैं जो कि जैसे ल्यूसीन बायोसिंथेसिस है, तो आपका ये क्या होता है, एक प्रोटीन का कंपोनेंट है, मीन्स पार्ट होता है अमीनो एसिड्स का, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है और आपके पास ये ईस्ट के सेंट्रोमियर का सीक्वेंसेस है। तो ईस्ट वाले क्रोमोसोम्स की भी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दी गई है, तो ताकि वो ईस्ट सेल्स में अच्छे तरीके से क्या करे, ग्रो कर पाए। तो यहाँ पे शटल वेक्टर से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो क्या है कि शटल वेक्टर आपका एक प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर होता है और ये वेक्टर के पास एबिलिटी होती है कि ये दो डिफरेंट टाइप के होस्ट सेल्स में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी एक ही प्रोटीन्स को अलग अलग होस्ट सेल्स में उसके एक्सप्रेशंस के लेवल को कंपैरिजन करना होता है कि हाँ कौन से वाले होस्ट सेल्स में ज़्यादा बेटर हो रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। सो नॉर्मली जो आपके डीएनए हो रहे हैं, मीन्स बैक्टीरिया के या यूकैरियोटिक के, मीन्स ईस्ट के, अगर उनमें कुछ अपने डिजायर डीएनए सीक्वेंस को क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए और ऐसे इतना ही लेंथ का लिया जाए जो कि एज अ वेक्टर के रूप में काम कर सके, तो उसको हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अगर ये बैक्टीरिया का होगा तो इसे बैक बोलेंगे, ईस्ट का होगा तो इसे यैक बोलेंगे, ह्यूमन का होगा तो इसे हैक बोलेंगे और मेमेलियन का होगा तो इसे मैक बोलेंगे। तो इस तरीके से इनका नाम डिराइव किया गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम होगा, अभी तक जितना आपने वेक्टर पढ़ रखा है उन सारे वेक्टर में सबसे ज़्यादा, चाहे वो आपका लेमडा फाज हो, चाहे आपने जो भी पढ़ा अभी पीछे जितने भी वेक्टर्स आपने पढ़ लिए, उन सब में से सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की होगी। इसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे यैक के बारे में, तो यैक की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द बैक के। तो कभी कभी आपको ये ऑर्डर बनाने के लिए भी दे देता है। अगर आप प्योर बायोटेक्नोलॉजी के पेपर देने जाते हैं तो आपको वेक्टर का नाम देगा और उन वेक्टर के होल्डिंग जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उनके ऑर्डर को अरेंज करने के लिए दे देता है। तो आप याद रखिएगा कि बैक का जो कैपेसिटी होगा, मीन्स होल्डिंग कैपेसिटी, वो कम होगा एज कम्पेयर टू द यैक के, और यैक का जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द मैक के। तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होगी किसकी होगी, मैक की होगी। मैक का लगभग इक्विवेलेंट होता है हैक वाले के, या थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो कि ह्यूमन का क्रोमोसोम होता है। और इसके पहले आपके कौन कौन से आ जाएंगे, दैट इज़ द ये कॉस्मिड और फैजमिड वाले आ जाएंगे इस तरीके से। और इसके पहले आपका क्या आएगा, दैट इज़ द कॉस्मिड आ जाएगा। और इसके पहले क्या आएगा आपका, लैम्डा फाज आ जाएगा। और इसके पहले क्या आ जाएगा आपका, प्लाज्मिड आ जाएगा। तो ये इनका क्या है, सीक्वेंस है इनके होल्डिंग कैपेसिटी को कैरी आउट करने के। लगभग 15 kb, लगभग 40 kb, ये लगभग 50 kb से ज़्यादा। ये आपका जो होता है वो आपका 100 kb के आसपास। बैग जो होते हैं वो 100 से लेकर के 300 kb के आसपास।
इनका जो होता है वो 1400 KB के आसपास, और इनका इससे ज़्यादा होता है। तो यहीं तक आपसे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये। तो इनके इस ऑर्डर को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके पूरे इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ डिफरेंट वैक्टर्स। तो आपको ऑर्डर बनाने के लिए दे सकता है, और आपसे ये सीक्वेंसेस के बारे में भी पूछ सकता है कि कितना कितना केबी के सीक्वेंसेस ये कैरी आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके कंपोनेंट्स होते हैं, इनका अलग अलग फंक्शंस होता है। तो इस वाले आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ वाले डीएनए के सीक्वेंसिंग करनी होती है, या डीएनए के फ्रेगमेंट को क्लोनिंग करानी होती है। उस कंडीशंस में इनको, या फिर ईस्ट वाले क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जब कोई ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जिसको हमको बैक्टीरियल सेल्स में अगर क्या करना है, ग्रो कराना होता है, तो और डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस डीएनए की लेंथ को हम बैक में क्या करते हैं, इंसर्ट करा करके उसको बैक्टीरियल होस्ट सेल्स में इंसर्ट कराते हैं। तो उस टाइम पे आपका जो वेक्टर यूज होगा वो बैक यूज होगा। और जब कभी हमें किसी यूकैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन या यूकैरियोटिक के कॉपी को अगर हमको तैयार करना हो जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम यैक में मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, और उसके मल्टीपल कॉपी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये दोनों में बेसिक यही डिफरेंसेस है कि आपको प्रोकैरियोटिक अगर डीएनए कराना होगा तो बीएससी यूज करेंगे, और अगर यूकैरियोटिक कराना होगा तो वाईएससी क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनकी ये कुछ समरी है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इनके बारे में पीडीएफ आपको मिलेगा तो आप देख लीजिएगा। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अलग अलग पार्ट होते हैं। सेंट्रोमियर के लिए मार्कर जीन होते हैं, एम्पिसिलिन जीन होता है, बाकी आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होंगे, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होगी, यही सब सारा सब कुछ आपको इसमें चीज़ देखने को मिलेगा। तो इसमें ऐसा कुछ आपको याद करने वाली चीज़ नहीं है, आपको जो याद करने वाली चीज़ है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इस तरीके से जितने भी डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स थे वो आपके खत्म हो जाते हैं। सो वेक्टर का हिसाब किताब आपका यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग आगे तरफ मूव करेंगे, दैट इज द पीसीआर के बारे में। क्या अभी आप लोग एक्चुअली ईस्ट आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम्स होता है ना, उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे एपिसोमल होता है, सेंट्रोमेरिक होता है, टीलोमेरिक होता है। तीन इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट के बेसिस पे इसके टाइप्स को पढ़ाया जाता है। तो आपके सिलेबस में चूंकि ये है नहीं, और मतलब मेंशन नहीं किया, दैट इज वाई मैंने उसको डिटेल नहीं दिया। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो वाई ए सी जो होता है मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल जो क्रोमोजोम होता है, मतलब क्रोमोजोम वेक्टर है, इसका टाइप्स होता है। एक होता है एपिसोमल आर्टिफिशियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और एक होता है आपका सेंट्रोमेरिक आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ईस्ट वाला, और दूसरा होता है टीलोमेरिक। ये तीन टाइप्स के इसके होते हैं, तो तीनों का अपना अलग अलग तरीके का फीचर होता है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ऐसा कुछ सवाल अगर आया हो तो फिर मैं उसको बाद में पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा। हम्म। तो टेस्ट वाला चीज़ तो टेस्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी कुछ पूछना है क्या उसमें? अच्छा, अब ये बताइए कि अभी फिलहाल हम लोग कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत? ओके। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसको आप पब्लिक चॉइस रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, पीपल चॉइस रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ही चलने वाली एक रिएक्शंस होती है जिसको सबसे कभी कभी कॉमनली आपसे पूछा था, इसको चेन रिएक्शंस के नाम से क्यों जाना जाता है, इसको नॉर्मली रिएक्शंस क्यों नहीं बोलते, इसको चेन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं। तो क्या कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज नोन एज? ओके। और कोई? पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को चेन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं? सिंपली पॉलीमरेज रिएक्शंस क्यों नहीं बोल देते? नंबर ऑफ साइकिल्स तो आपका वहाँ पे भी चल रहा होता है। जब आप इन विट्रो कंडीशंस में देखते हैं तो वहाँ पे भी पॉलीमराइजेशन ही हो रही होती है। डीएनए के नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बेस पेयर में पॉलीमराइज हो रहे हैं। वेरी गुड। और कोई? चले गए क्या? मतलब आवाज नहीं आ रहा किसी का। हैं तो सही सब लोग, 14 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। अरे वंदना है, सुजाता है, मुमताज है, आरती है, अर्चना है, और कविता है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं।
मनीषा, मुमताज़, अच्छा नैमुल भी है। नैमुल आपने टेस्ट नहीं दिया आज? अच्छा ठीक है समझ गया आपकी प्रॉब्लम को। अभी ठीक हो? अच्छा कोई बात नहीं, अभी जब तबीयत ठीक हो जाए तो फिर वो टेस्ट दे देना, ठीक है? वो टेस्ट का लिंक गायब नहीं मतलब खराब नहीं होगा। आप जब चाहो तो उसको दे देना, कम से कम पता चलता रहेगा कि हाँ, क्या आपकी कंडीशन है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है? हाँ, टेस्ट से आप लोग पीछे नहीं भागिए, आगे-पीछे देते रहिए बट देते रहिए उसको। टेस्ट के टाइम पे देखते हैं सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। टेस्ट को दीजिए भाई, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके पेपर डिज़ाइन करना पड़ता है। अच्छा पेपर में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, हर बार आप लोग नोटिस कर लेते हैं। जैसे अभी आज के पेपर में लोग बोल रहे थे कि शायद कोई 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो हो जाता है कभी-कभी मिस्टेक्स, उसको आप लोग उतना माइंड मत किया करिए। सारी चीज़ें लैपटॉप पे होती हैं, तो कभी-कभी चीज़ें स्लिप आउट हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि इसको आप चेन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं? कुछ लोगों ने बड़ा आंसर अच्छा आंसर दिया। अभी अर्चना ने और इसके बाद मेरे ख्याल से शिप्रा ने भी रिप्लाई किया था। आई डोंट थिंक हाँ। इन्होंने यही बताया कि आफ्टर एवरी साइकिल्स वहाँ पे डबल हो जाता है, दैट इज़ व्हाई इसको हम चेन रिएक्शंस बोलते रहते हैं। ओके, सो लगभग सब लोगों के आंसर्स ठीक हैं। जब मतलब ये हुआ कि फर्स्ट साइकिल्स में जो आपका एज़ अ टेम्पलेट काम करता है, इससे बनने वाले आपके 2 जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं, मान लीजिए ये कोई सबस्ट्रेट था और इस सबस्ट्रेट से आपके 2 मॉलिक्यूल्स बनी, मान लीजिए A1 बना और A2 बना। तो नेक्स्ट जो फर्दर साइकिल चलेगी, ये आपके नेक्स्ट साइकिल के लिए दोनों क्या करेंगे, एज़ अ टेम्पलेट का काम कर देते हैं। तो चूँकि यहाँ पे सारे जितने भी मतलब एक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो प्रोडक्ट नेक्स्ट वाले साइकिल के लिए एज़ अ रिएक्टेंट का काम करते हैं। फिर यहाँ पे जो बनेगा, ये वाला एज़ अ रिएक्टेंट काम करेगा फॉर द नेक्स्ट के लिए, तो सभी एक दूसरे से क्या है लिंक्ड फॉर्म में होते हैं। दैट इज़ व्हाई इसको हम चेन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, कि यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है, वो रिएक्शंस वहीं पे खत्म नहीं हो जा रही है। मतलब कि फर्स्ट डीएनए के मॉलिक्यूल्स से जो 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स बने हैं, वो नेक्स्ट साइकिल के लिए वो दोनों के डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो टेम्पलेट का काम करते हैं और उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री 4 डीएनए का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बन जाता है। तो दैट इज़ व्हाई इसको हम चेन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। पीपल चॉइस या पब्लिक चॉइस इसलिए क्योंकि ये हम लोगों के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स इन विट्रो कंडीशंस को करा सकते हैं। सो बेसिकली आपका पॉलीमेरेज जो चेन रिएक्शंस होता है, आपके बॉडी में होने वाले जो इन विट्रो कंडीशंस में आपके पॉलीमराइजेशंस होते हैं डीएनए पॉलीमर के द्वारा, उसी प्रिंसिपल पे ये तैयार किया गया है, क्या है आपका टेक्निक होता है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे कुछ चीज़ों का हो जाता है। नंबर पहला कि आप जो नॉर्मल आपके बॉडी में आपके सेल्स में हो रही है वो स्पॉन्टेनियस होती है, उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, रेगुलेशंस होता है। हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। इसके लिए जो मशीन आती है, उस मशीन में पूरा टेम्परेचर को, पूरा ड्यूरेशंस को, नंबर ऑफ साइकिल्स को, सब कुछ सेट करने के लिए क्या होता है। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका एक्सपोजर पीसीआर मशीन से हो चुका है, मतलब जिन्होंने हैंडल किया हुआ है? किया है आपने? ओके, और कोई? वेरी गुड। ओके, ओके, वेरी गुड। तब तो फिर आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि अगर जिन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया है तो फिर उनको समझने में दिक्कत नहीं होती है। प्रैक्टिकल की एक अच्छी बात यही हो जाती है कि आप जब चीज़ प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो उसको थ्योरेटिकली समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शंस के बारे में। तो इनको डिस्कवर करने के लिए जो क्रेज़ जाता है कैरी मुलस साहब को जाता है, और इनसे लेकर के भी सवाल आपसे बनते हैं। इनको लेकर के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को लेकर के ये सारे जो आपके डिस्कवरर हैं, इनसे आपसे इनके डिस्कवरी के बारे में एग्ज़ाम्पल पूछा जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर के ये 3-4 आपके ऐसे कुछ कॉमन बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसेस हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शंस, इनके जो फाउंडर रहे हैं, मीन्स जिन्होंने डिस्कवर किया है, डेवलप किया है, उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो कैरी मुलस साहब को क्रेज़ जाता है इस चीज़ को डिस्कवर करने का, बनाने का, कि इन्होंने ही बनाया था पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शंस के बारे में। और इस रिएक्शंस के लिए, इस टेक्निक के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कि ये काम तभी करेगी जो आपके पास जिस डीएनए के सीक्वेंस का आप एम्प्लीफिकेशंस कराना चाहते हैं, वो डीएनए के सीक्वेंस आपकी क्या हो, नोन हो, राइट? अगर ये डीएनए की सीक्वेंस अगर आपकी नोन नहीं होगी, तो आप इस साइकिल्स का इस टेक्निक का कोई यूज नहीं कर सकते हैं। नोन मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब तक नोन नहीं होगा और आप अगर इस सीक्वेंस के बारे में जानते नहीं होंगे, तो आप इसके लिए प्राइमर डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे।
और प्राइमर डिज़ाइन अगर आप नहीं कर पाएँगे तो बेसिकली ये जो पूरा पॉलीमराइज़ेशन का प्रोसेस हो रहा है वो प्रॉब्लम प्रोसेस प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो इस पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो ये कि आपका जो डीएनए का फ्रेगमेंट आप एम्प्लीफिकेशंस कराना चाहते हैं, उनके सीक्वेंस सॉरी उनके सीक्वेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। मतलब उनके लिए जो आपका प्राइमर है, उन प्राइमर का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस उनके बारे में पता आपको होना चाहिए। दूसरा, वो सीक्वेंस आपके पास होनी चाहिए, मतलब अगर वहाँ पे टेम्पलेट डीएनए अगर नहीं होगा तो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो यही होती है कि जिस डीएनए के फ्रेगमेंट को आप एम्पलीफाई कराना चाहते हैं, आप उसका क्लोन बनाना चाहते हैं, वो डीएनए का सीक्वेंस आपके पास होनी चाहिए। ये बात अलग है कि छोटा ही फ्रेगमेंट होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन वो चाहिए होगा आपको। और दूसरा, उसकी सीक्वेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर क्या है डिज़ाइन करवा सके, प्राइमर डिज़ाइन बनवा सके। और जब प्राइमर होगा तभी जाकर के आपका पॉलीमरेज उस पर काम कर पाएगा, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि बगैर प्राइमर के आपका ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। और जो प्राइमर होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके डीएनए के स्ट्रैंड का, और उसके लिए आपको डीएनए के स्ट्रैंड पता होनी चाहिए, इन सीक्वेंसेस पता होने चाहिए। सो कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे पीसीआर के लिए? तो सबसे पहला आपका क्या होगा, टेम्पलेट डीएनए हो जाएगा, जिस डीएनए का आपको एम्प्लीफिकेशन कराना है। दूसरा आपके क्या हो जाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज हो जाएंगे। तो इस केस में जो आपका डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है वो सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट कॉमनली क्या है, टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आपका थर्मस एक्वाटिकस से लिया गया है। ये थर्मस एक्वाटिकस है क्या वैसे? फंजाई है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, क्या है? हाँ जी। पक्का? श्योर ना? अच्छा, ओके। और दूसरा अभी सवाल पूछते हैं। पीछे से आवाज आ रही है क्या? अच्छा, ओके। दूसरा है यहाँ पे पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज, जो कि लिया गया है पायरोकॉकस फेरिकोसस से। सो यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि पीएफयू जो डिराइव किया गया है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आपका पीसीआर टेक्निक में यूज होता है, ये जो पायरोकॉकस फेरिकोसस है ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, फंगस है, या फिर क्या है? कॉकस नहीं है, फेरिकोसस है। हाँ, वहाँ पायरोकॉकस है, पायरोकॉकस फेरिकोसस। देखिए, एक सवाल अगर मैंने यहाँ से बनाया होता तो यहीं से कितने लोगों को गलत करने का मौका मुझे मिल जाता, लेकिन मैं टफ पेपर बनाया नहीं कि जाने दो। बताइए। ये है आपका आर्के बैक्टीरिया, और ये है आपका यू। जी हाँ। अच्छा, कोई उधर से इंडिकेशन भी दे रहा है कि हाँ सही बताया आपने। तो यहाँ पे आप देखिए, ये थर्मोकॉकस जो है आपका वो बैक्टीरिया कैटेगरी में आता है, जबकि पायरोकॉकस जो होता है आपका आर्के बैक्टीरिया आता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये टाइट डीएनए पॉलीमरेज आपके पास हो और आपके पास पीएफयू भी हो, तो आप एज अ रिसर्च स्कॉलर या आप एज अ रिसर्चर, अगर आपको पीसीआर चलाना होगा तो इन दोनों में से कौन से डीएनए पॉलीमरेज को आप यूज करना चाहेंगे और क्यों यूज करेंगे? हाँ जी। टैग, अरे दोनों थर्मोस्टेबल है भाई। दोनों ही जितने भी पीसीआर रिएक्शंस में यूज होने वाले पॉलीमरेज होंगे, दे ऑल आर द थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, राइट। बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर 95 तक जाता है तो उनको थर्मोस्टेबल होना ही पड़ेगा। बट माय क्वेश्चन इज दैट इफ यू हैव बोथ काइंड ऑफ अ टाइप polymerase, that is the tight DNA polymerase and PFU polymerase, so being a research scholar, which kind of a polymerase you will be used? बताइए क्यों, और कौन सा यूज करेंगे? टाइमिंग का शॉर्टेज है आपके एग्जाम का, नहीं तो फिर ना क्लास में तो आप लोगों को इतने इतने सवाल देखने को मिलते हैं कि फिर मजा ही आ जाता। मैं थोड़ा सा टाइमिंग। अच्छा, और कोई? चलिए, सुजाता का आंसर ये रहा कि सर ये आर्किया बैक्टीरिया है। तो क्या डीएनए पॉलीमरेज को इस बात से फर्क पड़ता है क्या कि डीएनए का सोर्स कहाँ से होकर के आ रहा है? सुजाता जी। क्यों 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 पढ़ना चाहिए उसको? अच्छा। अच्छा, टैग डीएनए, अगर ये आर्किया बैक्टीरिया से डीएनए का सीक्वेंस आएगा तो उसमें एटीजीसी का कंटेंट अलग हो जाएगा? अरे पागल। डीएनए। पीएफई, वेरी गुड। क्यों?
किसके पास? और उसके पास? अच्छा, ओके, ओके। और कोई बताना चाहेगा? इधर मनीषा है, नेहा है, मुमताज़ है, सब लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं सीएसआईआर की। सो आप लोगों से ये उम्मीद रखी जाती है। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स किया करिए ताकि टाइमिंग का थोड़ा कैच रहता है, तो आगे हम लोग मूव कर पाएँ। वन साइडेड मैं डिलीवर करता रहता हूँ, तो मुझे लगता है आप लोग बीच-बीच में सोते भी रहते हैं। दैट इज़ व्हाई मैं बीच में थोड़ा-सा क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, कि अच्छा सब लोग नींद में ना रहें, जाग भी जाएँ। टाइम भी है ठंडी का, तो पता लगा अगर आप बैठ के देख रहे हैं लेक्चर तो फिर नींद ही आ जानी है कि अच्छा सर तो अपनी स्टोरी बता ही रहे हैं, आराम से इनको बताने देते हैं। हम लोग थोड़ा स्टोरी के बीच में थोड़ा गैप ले लेते हैं। हाँ जी, ओके। सो आते हैं इस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले, जब इसके बारे में जब इसका आइसोलेशंस नहीं किया गया था, बट बाद में स्टडी करके ये देखा गया कि इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम की जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो एब्सेंट होती है। यहाँ पे जितने लोग हैं अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास जो किए हुए हैं, वो हमको ज़रा बताएँगे कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अगर किसी भी पॉलीमरेज़ के पास अगर वो नहीं है, तो वो क्या चीज़ नहीं कर पाएगा? वेरी गुड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लग रहा है कि थोड़ा समझ में आ गई सब लोगों को। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है उसके पास ये वाली एक्टिविटी एब्सेंस होती है, मींस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। तो कविता सिन्हा जी, अगर आपने जहाँ कहीं पे भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा फिर से पढ़िए। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसके पास लैकुना होता है, दैट इज वाई नाउ डेज पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज प्रीफरेबल एज कम्पेयर टू द टैग डीएनए पॉलीमरेज। रेयरली इट वाज, जब ये डिस्कवर किया गया था तो उस टाइम पे और कोई ऑप्शंस नहीं था, सो दैट इज़ वाई वहाँ पे टैग डीएनए पॉलीमरेज ही यूज किया जाता था। और लेकिन जब बाद में स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम की जो एक्टिविटी होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाली एक्टिविटी इसके पास मिसिंग होती है। दैट इज़ वाई ये अल्टरनेट तरीके से खोजा गया पीएफयू, जो कि आज के डेट में अगर आप आरटी-पीसीआर अगर आप लगा रहे हैं, मतलब रियल टाइम पीसीआर अगर आप लगा रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें, तो वहाँ पे पीएफयू को ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है वो पाई जाती है, जबकि पीएफयू या टाइड डीएनए पॉलीमरेज़ के पास नहीं पाई जाती। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये सवाल बन कर के आता है कि इन दोनों टैग पॉलीमरेज़ मीन्स इन दोनों थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज़ में से ज़्यादा बेटर कैंडिडेट कौन है और क्यों है? तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि टैग डीएनए पॉलीमरेज़ के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। हो सकता है कि एग्जाम में आपका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ना दे दे, ये इस तरीके से दे दे आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, इस तरीके से आपको एक्टिविटी का नाम ये दे सकता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस होगा निक ट्रांसलेशन के लिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेशन होगा पॉलीमराइजेशन करने के लिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी होगा दैट इज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिए। तो बेटर कैंडिडेट कौन होगा? पीएफयू, ना कि टैग डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि टाइड डीएनए पॉलीमरेज आपका कहाँ से आया है, दैट इज बैक्टीरिया से आया है, और ये कहाँ से आया है आपका, अर्की बैक्टीरिया से आया हुआ है। तो ये भी सवाल आपसे यहाँ से बन सकता है। सो कंपोनेंट्स में क्या क्या हो गया, पहला आपका टेम्पलेट डीएनए हो गया जिसके बेसिस पे वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। दूसरा पॉलीमरेज हो गया, पॉलीमरेज के दो क्लासेस हो गए, मीन दो टाइप्स हो गए, और भी होते हैं बट यहाँ पे दो आपको डिस्कस किए गए। और तीसरा आपकी क्या क्या है, आपका प्राइमर है। तो प्राइमर के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नंबर पहला कि दो जो प्राइमर आप जैसे मान लीजिए दोनों डीएनए का स्ट्रैंड है और इन दोनों के लिए आपको प्राइमर चाहिए होगा, तो ये दोनों जो प्राइमर आपके बन रहे हैं, इन दोनों के प्राइमर का जो टीएम वैल्यू होती है, मीन्स मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है, उस टीएम वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो 5 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो टीएम वैल्यू इज नॉट मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ द बोथ प्राइमर्स, मीन्स दोनों जो प्राइमर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, इन प्राइमर का जो टेम्परेचर का डिफरेंसेस आएगा वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी सवाल आपसे कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा क्यों? क्योंकि 5 से ज़्यादा अगर होगा तो इनका जो एनलिंग और इनका जो पेयरिंग का काम हो रहा है वो सेम टेम्परेचर पे नहीं हो पाएगा। दूसरा आपको यहाँ दिया जाता है कि प्राइमर की जो साइज होती है वो लेंथ ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लगभग कितनी होनी चाहिए, 15 से लेकर के 13 बेस पेयर के आसपास का आपका होना चाहिए।
राइट? ये 28 बेस पेयर के आसपास का होना चाहिए। ज़्यादा अगर छोटा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, मीन्स स्मॉल अगर होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, और अगर लार्ज होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो लार्ज अगर होगा तो फिर ये क्या करता है आपका, जी, क्या करेगा? अगर आपका प्राइमर बड़ा साइज़ का होगा तो क्या करेगा? ये सेल्फ पेयरिंग कर सकता है, दैट मीन्स खुद से ही बॉन्ड बना करके डबल स्टैंडर्ड बन सकता है। तो यहाँ जाकर के जो बाइंड कर रहा है वो बाइंडिंग वाली प्रॉपर्टी ये खत्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर शॉर्ट होगा, छोटा होगा, तो चूंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कम होंगे तो ये सीक्वेंसेस कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होगा कि ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसके लिए बनाया गया है वहाँ पे बाइंड करे, ये यहाँ कहीं पे भी बाइंड कर सकता है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बहुत कम होंगे तो वो 4 सीक्वेंसेस का सिमिलरिटी मिलना या 3 सीक्वेंसेस का सिमिलरिटी मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो प्राइमर की जो लेंथ है ना तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए। शॉर्ट होगा तो अनवांटेड जगह पे, अनवांटेड प्लेसेस पे क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा। लार्ज अगर होगा तो सेल्फ पेयरिंग करके डबल स्टैंडर्ड बना लेगा। तो इन दोनों चीज़ों से बचाया जाता है। तो सूटेबल जो साइज आपकी बताई जाती है वो 15 से लेकर के 28 के बी तक के बीच का बताया जाता है। मतलब 15, 18, 20, ज़्यादातर आपके जो होते हैं 19 से 20 के 20 बेस पेयर तक के प्राइमर यूज किए जाते हैं। ओके। और प्राइमर सिंथेसिस अगर आप करवाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के 6 रुपए की प्राइस कॉस्ट आती है लगभग। इसके बाद क्या है, आपका न्यूक्लियोटाइड है 4 डी एन टी पीस, जो कि आपके ए, टी और जी और सी होंगे डी के फॉर्म में। चूंकि यहाँ पे डीएनए का बात हो रहा है तो डी एन टी पीस होनी चाहिए, इसको हम डी एन टी पीस के नाम से जानते हैं, राइट। तो 4 आपके क्या होने चाहिए, डी एन टी पीस होने चाहिए। तो ये सारा आप इसको मिला करके क्या बनता है, मास्टर मिक्सर के नाम से जाना जाता है। ये सभी आपके एक वेल्स में रहेंगे, सबको अलग अलग क्वांटिटी में क्या किया जाता है, कंसंट्रेशन पे डाला जाता है, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन कौन से उसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, डीएनए को आपका क्या करना, डीनेचर करना। मीन्स जो आपके डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं उनको क्या करना, डीनेचर कर देना, मीन्स सेपरेट आउट कर देना। तो उसके लिए जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेल्सियस है। सो 95 डिग्री सेल्सियस पे मोस्ट ऑफ जो डीएनए के बीच में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सब क्या होते हैं, ऐसे ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो जब आपका डीएनए का स्ट्रैंड जब आपका सेपरेट आउट हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, डीनेचर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, तो इसको यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया 95। तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और अलग अलग हो जाने के बाद फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे प्राइमर को ऐड किया जाएगा। तो एक प्राइमर आपका 5 प्राइम पे मीन्स यहाँ पे बाइंड करेगा, दूसरा प्राइमर आपका यहाँ पे बाइंड करेगा। और इस वाले फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिंग फेज के नाम से जानते हैं। एनालिंग के लिए जो टेम्परेचर आपका यहाँ पे दे रखा है 55, वो आपका 60 भी हो सकता है, 60 डिग्री सेल्सियस या 65 डिग्री सेल्सियस भी वेरी करता रहता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट जब हम लोग पीसीआर लगाते हैं तो वहाँ पे ये टेम्परेचर को इंक्रीज के ऑर्डर में बना लेते हैं। 55 से लेकर के 65 के बीच तक का दो टेम्परेचर का ग्रेडियंट लगाते हैं, ताकि देखा जाता है कि ये जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट लगा करके कि कौन से टेम्परेचर पे बेस्ट टाइप का एनलिंग हो रही है। ओके। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपका इसके पीसीआर के साइकिल का, दैट इज द डीनेचुरेशन हो जाएगा, जहाँ पे आप टेम्परेचर क्या करेंगे, 95 यूज करेंगे। तो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होंगे वो आपके सेपरेट होकर के सिंगल सिंगल स्टैंड में क्या होंगे, बन जाएंगे। दूसरा क्या होगा, आपका एनालिंग हो जाएगा। तो एनालिंग के कंडीशंस में आप टेम्परेचर क्या करेंगे, 55 से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस तक का यूज करेंगे। इस टेम्परेचर पे जो आपका प्राइमर होगा वो प्राइमर आपके डीएनए के स्ट्रैंड से क्या करेगा, जाकर के पेयर कर लेता है, मीन्स बाइंड कर जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये प्राइमर की बाइंडिंग के प्रोसेस को हम एनालिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका डीएनए पॉलीमरेज को और ये सब सारी चीज़ों को, डीएनटीपीस को ऐड किया जाता है। तो इस प्राइमर के बेसिस पे आपका डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या करता है, ये बनाना शुरू कर देता है, लाइक दैट, इस तरीके से। तो इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं। तो आपका डीनेचुरेशन हो गया और एनेलिंग हो गया और इसके बाद यहाँ पे सिंथेटिक फेज हो जाएगा। तो ये 3 आपके साइकिल्स होंगे और इन तीनों साइकिल के लिए अलग अलग टेम्परेचर आपको दिया जाता है। ये सिंथेटिक फेज के लिए मीन्स पॉलीमराइजेशन के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर आपको दिया जाता है वो 70 से लेकर के 75 तक का। बट जो बेस्ट कंडीशंस होते हैं वो लगभग आपका 71 या 72 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस टेम्परेचर पे आपका जो पॉलीमराइजेशन की रेट होती है वो बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा फटाफट क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस साइकिल्स के बाद आपका क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। तो यहाँ पे एक डीएनए से आपके 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन गए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यही साइकिल क्या होती है, बार 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 आपकी क्या होती है, रिपीट होती रहती है। इसके ग्राफ को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ आपको इस तरीके से ग्राफ ही बन करके आता है कि फर्स्ट स्टेज जो होता है आपका, मान लीजिए टाइम का अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि ये 1 मिनट है, फिर आपका 2 मिनट है, ये फिर 3 मिनट है, ये 4 मिनट है, फिर ये 5 मिनट है। तो यहाँ
यहाँ पर आपको दिखता है कि जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है वो लगभग 0 मिनट से लेकर के आपका जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है वो करीब-करीब 2 मिनट के आस-पास में क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, राइट? एनिलिंग की जो प्रोसेस होती है वो लगभग-लगभग आपका 2 ढाई मिनट से लेकर के 3 मिनट के बीच में हो जाता है। और जो आपकी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो लगभग आपका पूरा कंप्लीट होने में यहाँ तक आ जाता है। मीन्स एक साइकिल को चलाने में नियरली 5 मिनट का क्या करता है टाइम लगता है आपका डीनेचुरेशंस का और एनिलिंग का, फिर उसके बाद सिंथेटिक फेज के होने का। तो कुछ ग्राफ आपका इस तरीके से दिखाई देता है। जब आप पीसीआर के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए टाइम ड्यूरेशन जो लग रहे हैं वो लगभग 5 मिनट के आसपास क्या होता है परफॉर्म किया जाता है। तो 5 मिनट्स में आपका एक कॉपी बन जाता है। इस तरीके से 20 से 30 साइकिल चला करके आप मिलियन से ट्रिलियन और मिलियन से बिलियन क्या करते हैं नंबर ऑफ कॉपीज बना पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉपीज बनते हैं वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में बनते हैं, मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो 2 से 4 बनेंगे, 4 से आपका क्या बनेगा 16 बनेगा। इस तरीके से स्ट्रेंड आपकी बनती जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पीसीआर है वो क्या है और क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग यूज पे। पीसीआर का आपके बायोलॉजिकल साइंस से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में क्या है यूज होता है। डिजीज़ के डायग्नोसिस करने में यूज़ करते हैं, राइट? डिज़ायर डीएनए के सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी अननोन सीक्वेंसेस को के लोकेशंस को पता करने के लिए प्राइमर लगा कर उसको एम्पलीफाई करते हैं। उस लिए भी आपका ये यूज़ किया जा सकता है। तो अलग-अलग तरीके पे मतलब सिचुएशंस में डिजीज़ डायग्नोसिस से लेकर के पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को नोन करने के लिए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए, मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए, इन सब तरीके से क्या कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को चेक आउट करने के लिए किस डीएनए का कितना एक्सप्रेशंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो रियल टाइम पीसीआर में लगाकर उसको चेक कर लेते हैं। तो इसका क्या है मल्टीपल यूजेज हो जाते हैं। सो पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के यूज से किसी भी डिजायर डीएनए के सीक्वेंसेस को की कॉपी को मल्टीपल कॉपी कम से कम टाइम पे क्या कर सकते हैं हम बना पाते हैं। और उसके लिए जो चीज़ें हमको यूज करनी होती है, जो चीज़ हमको चाहिए होता है वो कुछ यहाँ पे लिस्ट किया गया। और एक पीसीआर साइकिल के 3 फेजेस होते हैं और इन 3 फेजेस को कंप्लीट करने के लिए नियरली 5 मिनट का क्या करता है टाइम लगता है। और फेजेस वो क्या क्या होते हैं। पहला आपका डीनेचुरेशन होता है जहाँ पे दोनों डीएनए स्ट्रैंड को पुलिंग की जाती है। मीन्स वहाँ पे सेपरेट आउट होते हैं, उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाता है। उसके लिए टेम्परेचर जो सुटेबल है वो 95 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसके साथ साथ आप दूसरे फेज में क्या करते हैं एनिलिंग कराते हैं। मीन्स वहाँ पे प्राइमर को ऐड करते हैं। तो प्राइमर कहाँ जहाँ कहीं पे भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस मिलता है और बेसिकली वो प्राइमर डिज़ाइन किए होते हैं सिंथेटिक वाले, तो हमको पता होता है कि इसका बेस पेयर कहाँ पे मैच करेगा, तो जाकर के वो प्राइमर बाइंड करेगा। और उसके बाद फिर आपका आप टेम्परेचर को थोड़ा सा और ज़्यादा रेज करते हैं ताकि पॉलीमरेशन की प्रोसेस कम अच्छी तरीके से चल पाए। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज आएगा, प्राइमर जहाँ पे बाइंड किया रहेगा वहाँ बाइंड करेगा और नए डीएनए स्ट्रैंड को क्या करेगा सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से इन 3 फेज के मीन्स 3 साइकिल्स स्टेजेस को लेकर के आपका एक पीसीआर साइकिल क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। और एक पीसीआर के साइकिल से एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ साइकिल चला करके आप कम से कम टाइम में मतलब पूरे 6 से 7 घंटे के साइकिल्स के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ डीएनए का बना सकते हैं। तो ये है आपका पीसीआर। और पीसीआर के यूजेस से आपके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे रियल टाइम पीसीआर का आप यूज़ कब करते हैं? तो रियल टाइम पीसीआर का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी प्रोटीन के एक्सप्रेशंस को क्वांटिफाई करना होता है रियल टाइम पे कि कितना एक्सप्रेशंस हो रही है, नहीं हो रहा है। वहाँ पे हम लोग साइबर ग्रीन एक डाई आता है उसको यूज़ करते हैं। उस साइबर ग्रीन के डाई के क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग बता पाते हैं कि अच्छा इस वाले सेल्स में आपका एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा होता है। रियल टाइम पे अगर आप एक्सप्रेशन एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप रियल टाइम पीसीआर करते हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना होता है, cDNA लाइब्रेरी बनानी होती है, तो वहाँ पे आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला पीसीआर आप यूज़ करते हैं, राइट? उसको यूज़ करके एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग क्या होते हैं आपके पीसीआर के वैराइटीज़ होते हैं जिनका अलग-अलग क्या होता है यूज़ किया जाता है। तो पीसीआर क्या है, क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से आएँगे, कौन-सा यूज़ किया जाएगा, किसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, किसके पास नहीं होता है, टेम्परेचर का यहाँ पे क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई। 95 फिर इसके बाद 55 से लेकर के 65 फिर इसके बाद आपको 70 से लेकर के 75 या 72 ये टेम्परेचर का आपका वेरिएशन है अलग अलग फेज ऑफ साइकिल्स के लिए। ग्राफ आपको यहाँ पे बता दिया कि लगभग 5 मिनट का टाइम आपको लगेगा। तो ये था आपका पीसीआर के बारे में कि पीसीआर का मतलब क्या होता है। ओके। सो अब आज के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 11 बज चुका है। और आगे की जो चीज़ें होंगी मेरे ख्याल से अगर आप कल ही कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिया जाएगा तो प्रॉब्लम भी हो जाएगा। ठीक है।
सिप्रा ऑलरेडी छोड़ के जा चुकी है। तो ज़्यादा टाइम हो जाने पे दिक्कत हो जाता है। ओके, कोई नहीं, आज का जो टॉपिक आपको यहाँ पे डील किया गया, होपफुली कि आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। और आप लोग अच्छा, एक चीज़ और, एक कैंडिडेट का एक सुझाव था कि सर जो भी आप लेक्चर क्लास लेते हैं, अगर उसका पीडीएफ अगर आप पहले हम लोगों को शेयर कर दें, तो उसका प्रिंट आउट हम लोग निकाल कर के जब आप पढ़ाते हैं तो उसको हम लोग लिखते जाएँ। क्योंकि जितनी सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताते हैं उनको याद रखना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। क्या इस चीज़ की ज़रूरत आप लोगों को भी फ़ील होती है? क्या इतना सिप्रा का कहना है कि नो सर, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उनको मैंने यही बोला था कि मैं पहले बाकी रेस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करूँगा। अगर उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ ठीक रहेगा, फिर देन आफ्टर हम इसके लिए प्लान करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोग पढ़ते हैं और ये वीडियो रिकॉर्डेड आप लोगों को मिल ही जाता है। अगर कोई चीज़ मतलब मिस आउट अगर हो जाती है तो आप उसको देख कर के नोट कर लिया करिए, ठीक है? तो आप लोगों की नोट्स प्रिपेयर हो रही है या सिर्फ़ मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग सिर्फ़ हाँ में हाँ मिला देते हैं? नोट्स बन रहा है आप लोगों का? अच्छा खासा आपके पास। अच्छा, मतलब बाद में, अच्छा बा बाद बाद में ये सारे वीडियोज़ को पढ़ने के लिए यस सर वीडियो से नोट्स बनाते हैं एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहते हैं। ओके, वेरी गुड। ये होना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर आपको सपोज़ कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता इस वीडियोज़ को देखने के लिए, तो एट लीस्ट जिस टाइम पे आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसी टाइम पे जो चीज़ें मैं आपको देखिए बार-बार बोलता रहता हूँ, ये सारी चीज़ों को स्लाइड पे लिख देने का मतलब बनता नहीं है। फिर तो वही हो जाएगा कि सिर्फ़ आप स्लाइड पे देखते रह जाएँगे, राइट? और उनको लिख कर के पढ़ाना भी सही नहीं लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो होती हैं वो पढ़ाने टाइम पे बताई जाती हैं। तो आप उनको अच्छे से उसको नोट करते रहा करिए। पीडीएफ जस्ट सिर्फ़ आपकी एक मेमोरी के लिए, रिकॉलिंग के लिए कि अच्छा ये टॉपिक अगर हम देख लेंगे तो हमको ये रिकॉल हो जाएगा कि सर ने यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई थी। ओके। सो अभी फ़िलहाल आप लोग अपने-अपने हेल्थ का अच्छे से ख़्याल रखिए क्योंकि ये 15 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से खाना खाइए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके? सो मिलते हैं कल और कोशिश करेंगे कल की क्लास में पूरा आपका ये बायोटेक वाला पोर्शन्स खत्म हो जाए और पेपर को लेकर के डिस्कस हम लोग